तो लास्ट लेक्चर में हम लोग सीरीज और पैरेलल में देख लिए थे कि अच्छा सीरीज में क्या होता है, सेम क्या रहता है, करंट, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। क्लियर है? एक बेसिक से रिकॉल करते फिर आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लो 3 रजिस्टर है, ठीक है। मान लो ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है, और ये 6 ओम का है, और ये 36 वोल्ट का एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमें, ठीक है। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं। क्यों सीरीज कॉम्बिनेशन में है? क्योंकि इस पूरे सर्किट में सिर्फ एक ही रास्ता है करंट का जाने का, 2 ओम में, 4 ओम में और 6 ओम में सेम ही करंट जा रहा है, इसलिए कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज, ठीक है। तुम लोग को मैं ये भी लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो 36 वोल्ट है ये किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं है। बेसिकली ये पॉइंट अगर ए है और ये पॉइंट मान लो बी है, तो ये ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये जो 36 वोल्ट है इसका मतलब होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज 36। समझ में आ रहा है? हम कभी भी, अगर तुमको याद हो तो मैंने ये चीज डिफाइन किया था, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। कुछ याद आ रहा है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ब्रिंग करते ऐसे भी में, वहां पे भी हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल नहीं। तो तुम्हें जो भी दिया जाएगा ना वो पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा। बट अगर मान लो इस पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते क्या है, वी ए माइनस वी बी। तो अगर मुझे इस ए पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करना है तो बी का पोटेंशियल पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए तुमको दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो इन जनरल हम लोग क्या करते हैं कि इन्फानाइट का पोटेंशियल क्या लेते हैं, 0। बट अब यहाँ पे तो कुछ इन्फानाइट वाला सिम है, सिन है यहाँ पे कुछ इन्फानाइट वाला नहीं है। तो अगर मुझे इस ए पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करना है, किसका, ए का, तो कहीं ना कहीं मुझे बी का पोटेंशियल पता होना चाहिए। या फिर अगर मुझे बी का डिफाइन करना तो कहीं ना कहीं ए का पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को याद रखना कि ये जो 36 वोल्ट है ये पोटेंशियल डिफरेंट, पोटेंशियल एट ए नहीं है, पोटेंशियल एट बी नहीं है। बेसिकली क्या है, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, और वो कितना, 36 वोल्ट। क्लियर है? हमेशा हम लोग हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करते हैं, ये प्लस और ये माइनस है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हायर पोटेंशियल, और इसको लोअर पोटेंशियल। क्लियर है यहां तक? अगर मान लो कि मैं ऐसा बोल दूं कि इसको मैं कर दिया अर्थिंग, क्या कर दिया इसको मैं, अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब ही होता है कि उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना बना दिया, 0। अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 बना दिया तो अब देखो ये थ्रू आउट एक वायर से कनेक्ट है, तो वायर में कहीं भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता है। ड्रॉप का मतलब चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे 0 तो यहाँ पे कितना होगा, 0, क्योंकि बीच में कोई भी रजिस्टर नहीं है, ठीक है। तो हर एक जगह पर पोटेंशियल कितना होगा, 0 0। कहां तक 0 होगा, यहाँ, और यहां भी 0 होगा। हाँ, यहां पे 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि इसके बीच में एक रजिस्टर है, तो यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। क्लियर है? समझ में आया ये बात? अब बताओ कि अगर ये 0 हो गया तो इसका पोटेंशियल कितना जगह, 36। अब तुम ए पॉइंट का बता दिए पोटेंशियल। अगर मैं ऐसा कर दूं, मान लो कोई जरूरी नहीं है कि हम बी पॉइंट को अर्थिंग ही करें, ऐसा हो सकता है कि हम बी पॉइंट का पोटेंशियल सेट कर दिए -10 वोल्ट। कितना माइनस सेट कर दिए, -10। तो तुम बताओ इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 26। कितना हो जाएगा, 26। तब तो देखो ना, 26 माइनस -10 कितना हो जाएगा, 36। क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 36। अगर अब ये -10 हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा, -10। और अगर ये 36 है तो ये भी कितना होगा, 36, क्योंकि बीच में एक वायर है और वायर में कहीं भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता है। क्लियर है? तो अगर तुम्हें किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल पता है तो तुम रेस्ट हर एक पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा, एक ये भी देख लेते हैं। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा था। जैसे मान लो कि इसको मैं अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग कर दिया तो इसका पोटेंशियल 0, तो इसका पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल। क्लियर है? अब एक बात बताओ, क्या इस पूरे सर्किट में करंट सेम है? कितना करंट है, आई।
अगर इस आई को निकालना हो तो इस आई को कैसे निकालेंगे, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो V कितना है 36, सीरीज में आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 6 4 10 2 12। तो कितना करंट जा रहा है 3 एम्पियर। मतलब यहां से करंट कितना निकला 3 एम्पियर का। तो बता इसमें कितना करंट जाएगा 3 एम्पियर। 4 वाले में कितना जाएगा 3 एम्पियर, और 6 वाले में कितना जाएगा 3 एम्पियर। हर एक जगह पे करंट कितना जाएगा 3 एम्पियर। अब एक बात बताओ कि इस 2 ओम में पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। क्यों ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है। या फिर तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि करंट पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, करंट कहां से कहां बह रहा है, इस इंड से लेकर इस इंड पे। मान लो इसका पोटेंशियल थोड़ी देर के लिए एक्स है, क्या मान लिया एक्स। क्लियर है। अब बताओ कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 36 माइनस एक्स, यही होगा ना। डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसके 2 ओम। 2 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 36 माइनस एक्स। कोई बोलेगा सर आपने 36 माइनस एक्स क्यों किया, एक्स माइनस 36 क्यों नहीं किया। क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। करंट राइट में जा रहा है तो इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा, इसलिए डिफरेंस ये लिख दिया। अगर मैं सिर्फ ओम्स लॉ लगाऊं इस वाले पॉइंट पे, इस वाले रजिस्टर में, तो इस वाले रजिस्टर में ओम्स लॉ क्या लिखेगा डेल्टा वी बराबर आई आर। अब बता इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 36 माइनस एक्स बराबर आई, उसमें करंट कितना जा रहा है 3, और आर, आर किसका लेंगे 2, क्योंकि हम इसी पे लगा रहे हैं ना सिर्फ, तो कितना लिख दिया 2। जब इसको तुम सॉल्व कर दोगे तो एक्स का वैल्यू कितना आया 30 वोल्ट आएगा ना। देखो 36 माइनस एक्स बराबर 2 इंटू 6, मतलब 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 इधर चला जाएगा तो इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 30 वोल्ट। अब देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना 36, इसका कितना 30, डिफरेंस कितना 6, तो इसमें करंट कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 6 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 3, कितना करंट जा रहा है 3। समझ में आ रहा है। अगर सेम तरीके से मान लो इसका निकालना है तो तुम इसका 2 तरीके से निकाल सकते हो, चाहे तो इस वाले रजिस्टर को पकड़ो चाहे तो इस वाले को पकड़ो, पर मैं बेसिकली इसको पकड़ूंगा। क्यों, क्योंकि हाँ अगर तुम चाहो तो ओम्स लॉ तुम इन दोनों बीच के बीच भी लगा सकते हो डायरेक्ट। हम एक एक तरीके से सब बता देंगे, रुक जाओ पहले। पहले इसको मैं निकालते, देखो इसको निकालने का मल्टीपल तरीका है। पहले तो तुम डायरेक्ट इसको पकड़ो, इससे आसान क्या हो जाएगा कि दूसरा का पोटेंशियल कितना है 0, तो चलो इसका पोटेंशियल मान लेता हूं y, तो क्या हो जाएगा y माइनस 0 डेल्टा v बराबर आई आर। आई कितना है 3 और r कितना है 6, तो बताओ y बराबर कितना हो जाएगा 18 वोल्ट। y बराबर कितना हो जाएगा 18 वोल्ट। इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा 18। अब तुम देखो 18 माइनस 0 कितना 18, और डिवाइड बाय 6 कितना 3, करंट कितना आया 3। अच्छा इसमें करंट कितना है 3, कैसे होगा देखो 30 माइनस 18 कितना जाएगा 12, 12 डिवाइड बाय 4 कितना करंट आया 3। अच्छा तुम बोल रहे हो कि सर मैं इन दोनों को भी पकड़ के तो निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हो। लगाओ इसका पोटेंशियल कितना है 36, चलो मान लो इसका y, तो क्या लिखोगे 36 माइनस वाई बराबर आई आर। इस पूरे में करंट कितना जा रहा है 3, और पूरे में आर, तो इन दोनों का आर लोगे तो इन दोनों का आर कितना है 6, कितना हो जाएगा 36 माइनस वाई बराबर 18, वाई बराबर कितना आया 18। तो तुम कहीं से भी जाओ आंसर तो सेम आएगा। बट मैं ये क्यों करूंगा, मुझे दिख रहा है कि एक इनका पोटेंशियल 0, तो डायरेक्ट इसको पकड़ूंगा मैं, मुझे आंसर लाना है ना। पर तुम कहीं से भी कान पकड़ो, है तो कान ही ना, तो सेम ही आंसर मिलेगा। क्लियर है ये बात। ये होता है टोटल तुम्हारा सीरीज में खेल। इस बात को समझ गए तो तुमको, अच्छा एक चीज और, अभी मैंने यहाँ पे 0 किया पोटेंशियल, ठीक है। अगर मैं पोटेंशियल यहाँ पे 10 कर दूं, क्या यहाँ पे 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 46, क्या उससे आंसर अलग आएगा नहीं, उससे भी करंट कितना आएगा सब में सेम, करंट फिर भी कितना आएगा 3। क्लियर है। हाँ हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बदल जाएगा। अगर मान लो कि अगर मैं इसको 10 कर दिया तो ये भी कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे गिरा कितना करंट, सॉरी पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हुआ 18 का 6, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है डेल्टा वी बराबर आई आर। आई कितना है इसमें 3, आर कितना है 6, तो 18 वोल्ट इसमें गिरा, यहाँ पे 10 है तो यहाँ कितना हो जाएगा फिर 28। समझ में आ रहा है। इसमें कितना गिरा 12, अगर यहाँ 28 इसमें 12 गिर गया तो यहाँ कितना होगा 30, 30 होगा या कितना होगा 40 होगा ना 40। अच्छा 3 6, यहाँ पे 6 गिरा, यहाँ पे 6 गिरा ना, यहाँ 40 है तो यहाँ कितना हो जाएगा फिर 46, देखो यहाँ पे 46 था,
समझ में आ रहा है? करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल का ड्रॉप अलग अलग बदल जाएगा। क्लियर है? हाँ, कुछ भी तोड़ दो, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर तुम इसका पोटेंशियल अलग कर दे तो फिर इसका पोटेंशियल बदल जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, एक चीज और, बैटरी, ये भी देखो, बैटरी इसके और इसके बीच में जुड़ा हुआ है, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? 36। देखो 46 - 10 कितना आ रहा है? 36। तुम कहीं से भी कुछ करो, आंसर सेम आएगा। क्लियर है? सेम चीज को अब तुम पैरेलल में देखो। मान लो कि 3 रजिस्टर है, तीनों को मैं पैरेलल में जोड़ दिया, इन्हीं तीनों को, एक 2 ओम का, एक ये कितना था? 2 ओम, ये था 4 ओम, और ये था 6 ओम, और ये था तुम्हारा 36 वोल्ट। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्यों? क्योंकि देखो, अगर यहां से करंट गया आई, ठीक है, आई यहां से गया, तो जैसे यहां पे ये 3 भाग में बटेगा, तो इससे ये प्रूफ नहीं हो जाता कि ये पैरेलल में है। अगर मान लो कि अगर ऐसा हुआ, कि ऐसा समझो कि यहां से एक रजिस्टर आया, ऐसे यहां से 2 करंट निकल गया, ठीक है। अब ऐसा हो गया कि एक रजिस्टर ऐसे जुड़ा हुआ है, एक रजिस्टर ऐसे जुड़ा हुआ है, और ये डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है, और एक और रजिस्टर यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसको तुमने डायरेक्ट ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि ये और ये पैरेलल में है। हम एक एक चीजें बताएंगे मिक्स में, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि करंट खाली बटने से पैरेलल में हो जाएगा। अगर दोनों का, ये देखो, 2 रजिस्टर पकड़ो, कोई भी 2 रजिस्टर पॉइंट को देखो, मैं इसको और इसको पकड़ता हूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि ये पैरेलल में है कि नहीं है, ठीक है। पैरेलल में तभी होगा जब दोनों का इंड का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम। जैसे मान लो इसका ये इंड पकड़ो, इसका पोटेंशियल सेम है, इसका दूसरा इंड ये पकड़ो, क्या पोटेंशियल सेम है? हाँ, तो ये दोनों किस में कहला गया? पैरेलल में। तुम वापस इस वाले एग्जांपल में आ जाओ। तुम किसी भी 2 रजिस्टर को पकड़ो, एक R1 को पकड़ लेता हूं, एक R2 को, और एक R3 को, ठीक है। R1 का एक इंड देखो, क्या ये है? R2 का दूसरा इंड देखो, क्या सेम पॉइंट पे है? पोटेंशियल सेम है। अच्छा, R1 का दूसरा इंड देखो, यहाँ पे है, क्या R2 का दूसरा इंड यहाँ पे है? नहीं। तो क्या R1 और R2 पैरेलल में होगा? नहीं। पैरेलल में तब होगा जब ये इंड भी सेम पोटेंशियल पे होता और दूसरा इंड भी सेम पोटेंशियल पे होता। हाँ, तब पैरेलल में है। हम सिर्फ R1 और R2 की बात करो, क्या पैरेलल में है? नहीं। ठीक है, सेम सिचुएशन यहाँ पे देखो, इन दोनों का ये इंड सेम पोटेंशियल पे है, इन दोनों का ये इंड भी सेम पोटेंशियल पे, इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल पे है। कहानी खत्म। यहाँ पे 3 रजिस्टर, तीनों का पहला इंड सेम टर्मिनल पे है, और दूसरा इंड भी सेम टर्मिनल पे है, मतलब अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों का पोटेंशियल क्या है? क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये तीनों किस में कहलाएगा? पैरेलल। अच्छा, एक चीज और देखो, अगर ये इंड और ये इंड सेम पॉइंट पे है, तो अगर मान लो इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट है और मान लो इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 10। इसमें भी कितना है? 10। और इसमें भी कितना है? 10। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम। तो फिर अलग क्या होगा? करंट। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है तुमको? अच्छा, इनका कॉम्बिनेशन भी बता दिए थे कि 1/R इक्विवेलेंट, वो क्या लिखते हैं? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितना ज्यादा उसको ऐड करते जाओ, ठीक है। क्लियर है यहां तक? बट एक चीज याद रखना कि अगर तुम्हारे पास 2 रजिस्टर है, क्या है? 2 रजिस्टर, तो R इक्विवेलेंट को तुम डायरेक्ट ऐसे लिख देना, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, सिंपली आएगा, वहीं से सॉल्व करने पे यही आता है, ठीक है। इसको डायरेक्ट यूज करने से क्या होगा? थोड़ा सा तुम्हारा समय बचेगा। क्लियर है ना? तो तुम फर्दर अगर वही करो, देखो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। क्लियर है? मतलब सिंपली अगर तुमको मैं ऐसा बोलूं कि एक रजिस्टर ऐसा है और दूसरा रजिस्टर ऐसा है, दोनों पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ये मान लो 2 है और ये 4 है, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या करोगे? दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाई दोनों का सम, तो 8 डिवाइड बाई 6, कहानी खत्म। क्लियर? डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। अच्छा, उसमें भी अगर दोनों इक्वल है, ये 4 है और ये भी 4 है, तो रिजल्टेंट कितना जाएगा? 2, आधा उसका। क्लियर है? अच्छा, अगर मान लो ऐसा 3 रजिस्टर है तो डिवाइड क्या हो जाता है? 4/3। 4 रजिस्टर क्या जाएगा? 4/4।
4, 5 रजिस्टर है मतलब 4/5। मैं तुमको समय बचाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, बाकी तो तुमको आता ही है कि इसको ऐड कैसे करना है। क्लियर है यहां तक? अच्छा एक चीज और, हम कुछ कुछ फैक्ट देखते हैं सीरीज और पैरेलल में। मान लो कि एक सीरीज कॉम्बिनेशन है और दूसरा है तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट को कैसे लिखते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन तक, ठीक है। इसमें कैसे लिखते हैं आर इक्विवेलेंट? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सो ऑन, जहां तक जा रहा है। समझ में आ रहा है ये बात? अच्छा, यहां पर जब हम ऐड करेंगे तो ये जो आर इक्विवेलेंट है वो इसके इन सब में जो सबसे बड़ा वाला होगा ना उससे भी ज्यादा होगा। कि इस इंडिविजुअल में जैसे मान लो कि तुम 2 4 6 8 10 इन सबको ऐड कर रहे हो तो सबसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस कौन सा है? 10। तो जो आर इक्विवेलेंट होगा वो 10 से भी ज्यादा होगा। इसमें जस्ट उल्टा होगा, ये जो आर इक्विवेलेंट है इन सब में जो सबसे छोटा है उससे भी कम होगा। जैसे मान लो कि 2 4 6 8 10 सबको तुमने पैरेलल में जोड़ा तो सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस कितना है? 2। तो ये जो तुम्हारा आर इक्विवेलेंट होना 2 से भी कम आएगा। क्लियर है यहां तक? हो गया, ये समझ में आ रहा है? चल एक क्वेश्चन लिखो। कंसिडर थ्री रेजिस्टेंस, कंसिडर कंसिडर थ्री रेजिस्टेंस 4 ohm, 6 ohm and 10 ohm are connected in series, are connected in series, are connected in series, and this combination is connected to a battery, and this combination is connected to a battery, and this combination is connected to a battery of EMF 30 volt 30, and this combination is connected to a battery of EMF 30 volt। सबसे पार्ट 1 लिखो, find the total resistance of combination, find the total resistance of combination। दूसरा लिखो, potential drop across each resistor, potential drop across each resistor। बहुत इजी है। 3 रजिस्टर है, तीनों को मैंने सीरीज में जोड़ दिया, फर्दर इस कॉम्बिनेशन को एक बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी का पोटेंशियल है 30 वोल्ट, ठीक है। ये कितना था? 4 ohm, 6 ohm और ये कितना था? 10 ohm। सबसे पहले तुमको बताना है किसका, पार्ट 1 में किसका इक्विवेलेंट कितना होगा। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? मान लो 3 रजिस्टर है मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 प्लस 6 प्लस 10 ohm, दैट इज नथिंग बट 20 ohm। फिर दूसरी बात तुम क्या लगाओगे? ओम्स लॉ। क्या बोल रहे हो? ओम्स लॉ लगाओगे। अच्छा ओम्स लॉ में क्या है कि ओम्स लॉ को तुम पूरे सर्किट में भी लगा सकते हो और एक इंडिविजुअल में भी लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम पूरे सर्किट में ओम्स लॉ लगाते हैं। तो मान लो कि इस पूरे सर्किट में करंट आई जा रहा है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है? डेल्टा वी बराबर आई आर इक्विवेलेंट। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा वी डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट। डेल्टा वी है तुम्हारा 30 और आर इक्विवेलेंट है 20, तो कितना आया करंट? 3/2 एम्पियर। इस पूरे सर्किट से जो करंट निकलेगा आई बराबर वो होगा तुम्हारा 3/2 एम्पियर, ठीक है।
फर्दर तुमसे क्या पूछा गया, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो सबसे पहले लिखता हूं V अक्रॉस 4 ओम। तो बताओ V अक्रॉस 4 ओम निकालने के लिए क्या करेंगे, ओम्स लॉ लगाओगे किसके क्रॉस, 4 ओम के क्रॉस, क्या V बराबर I R। तो 4 ओम में करंट कितना जा रहा है, 3/2, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 4। तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप किया 6। क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल 6 है, देखो इधर, क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल 6 है, नहीं, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कितना है 6। समझ में आया। उसी तरह से पोटेंशियल अक्रॉस कितना है फिर 6 ओम। 6 ओम लगाओगे तो क्या हो जाएगा आई आर, मतलब 3/2 इंटू 6, ये कितना जाएगा 9 वोल्ट। पोटेंशियल अक्रॉस 10 ओम, ये कितना हो जाएगा आई आर, मतलब 3/2 इंटू 10, कितना जाएगा 15 वोल्ट। क्या सब में पोटेंशियल निकाल दिए। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस बैटरी का 30 वोल्ट इस सब में जाकर बट गया, तो अगर इन सबको मैं ऐड करूंगा तो कितना आना चाहिए 30, ऐड करो देखो, 6 और 9 से 15, 15 30, तो कितना पोटेंशियल आया 30। क्लियर है, समझ में आया। ये बहुत सबसे बेसिक सर्किट है। क्लियर है यहां तक, अभी तक हमने मिक्स नहीं किया है, अभी हम सिर्फ सीरीज में बात कर रहे हैं। सेम तुम लोग मुझे पैरेलल में बताओ, सेम सर्किट को मैंने किस, सेम रजिस्टर को किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में। वही मतलब 4 ओम 6 ओम और 10 ओम को पैरेलल में जोड़ दिया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके क्रॉस 30 वोल्ट। तो सबसे पहले सर्किट बनाओ। तीस वोल्ट हो गया, 4 ओम, 6 ओम एंड 10 ओम। तुमको दिख रहा है कि यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, दैट इज 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/10। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 120, बताओ कितना होगा एलसीएम, 60 होगा ना। ये हो जाएगा 15 प्लस ये हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20 अच्छा ये हो जाएगा 6 6 5 11 21 और 10 31, 31/60। तो बता आर इक्विवेलेंट कितना होगा फिर, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 60/31 ओम। ये है ना सबका, देख लो। ये कुछ कैंसिल होगा क्या, सही है देख लो एक बार चेक कर लो, सही है ना। अब बताओ, अब तुमसे दूसरा पार्ट क्या पूछा गया था कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। देखो ये जो 4 ओम है वो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी से। तो बैटरी का पोटेंशियल कितना है 30 वोल्ट, तो ये पूरा पोटेंशियल किस में जाएगा 4 ओम में। तो इसका मतलब कि पोटेंशियल अक्रॉस 3 वोल्ट। अच्छा अब आ जाओ, ये 6 ओम भी देखो डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी से। तो 6 का भी पोटेंशियल किसके अक्रॉस होगा, जो बैटरी के अक्रॉस होगा, मतलब 30। 10 को भी देखो, 10 भी किससे जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इन तीनों का पोटेंशियल V3 था या 4 था, V4 V6 बराबर V10, और ये सब कितना हो जाएगा 30 वोल्ट। तो यहाँ पे अलग क्या था करंट, तो बताओ करंट कैसे अलग होगा, I1 बताओ। I1 बेसिकली करंट इन 4 ओम। तो अगर 4 ओम में करंट निकालना है तो क्या लगाओगे तुम, डेल्टा V अपॉन R1। डेल्टा V 30 है और R1 कितना है 4, तो ये कितना जाएगा 15/2 एम्पियर। उसी तरह से I2 बताओ, डेल्टा V/R2 हो जाएगा 30/6, कितना जाएगा 5 एम्पियर। I3 मान लो 10 ओम में करंट है, वो कितना जाएगा डेल्टा V/R3, मतलब 30/10, कितना जाएगा 3 एम्पियर। समझ में आया ये। अच्छा तो एक बात बताओ, बैटरी से कितना करंट गया I बराबर I1
प्लस I2 प्लस I3, मतलब चलो इसको तोड़ ही देता हूँ, कितना हो जाएगा 7.5, तो हो जाएगा 10 और 5 15, कितना आंसर आ गया 15.5 एम्पियर। क्लियर है, ये बैटरी से करंट गया। अच्छा मैं इसको वेरीफाई कैसे कर सकता हूँ, क्या टोटल रेजिस्टेंस मैंने निकाल लिया है, कितना है 60/31, क्या सबके क्रॉस पोटेंशियल पता है, तो अगर पूरे सर्किट में ओम्स लगा होगा तो आई बराबर क्या लिखूंगा, डेल्टा वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो आई हमको लिखना है डेल्टा वी 30 है, और आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 60 इन डिवाइड 31, तो हो जाएगा दो बार से इसको कट कर दोगे तो 15.5 एम्पियर। बात सेम आया, समझ में आया ये बात। अच्छा, अगला क्वेश्चन लिखो, n number of resistor, n number of resistor each having resistance of 5 ohm, n number of resistor each having resistance of 5 ohm are connected in parallel, are connected in parallel, and this act of parallel combination, and this act of parallel combination is put in series, and this act of parallel combination is put in series to a single 5 ohm resistor, to a single 5 ohm resistor, full stop. The total the total resistance of circuit, the total resistance of circuit is 6 ohm, the total resistance of circuit is 6 ohm. The total resistance of circuit is 6 ohm. Find the number of n, कितना होगा 5, सही है। तो इसको इतना कुछ करना ही नहीं था, बहुत इजी है। करना क्या है बेसिकली, देखो कि एक ऐसा समझो, पता नहीं इसके बीच में कितना रजिस्टर जुड़ा हुआ हमें नहीं पता, ठीक है, सब पैरेलल में है, एन रजिस्टर है पैरेलल में, बट इसका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, कितना है 5 ओम। क्लियर है, तुम एक बात बताओ, तुमको टोटल कॉम्बिनेशन कितना होना चाहिए 6, कितना 6, अगर ये 5 है तो ये जो पैरेलल में कॉम्बिनेशन है ये वाला, इसका जो भी आए मुझे नहीं पता, जो भी आए अगर उसको मैं इसके साथ जोड़ दूं तो कितना आना चाहिए 6, इसका मतलब ये कितना होगा 1। अब बता, मैंने बोला था इक्वल रेजिस्टेंस है, 5 हर एक का रेजिस्टेंस कितना है 5, तो अगर हर का रेजिस्टेंस 5 है तो कितने ऐसे जोड़ देंगे 1 हो जाएगा 5/5, मतलब एन का वैल्यू कितना होना चाहिए 5। नहीं तो फिर अगर तुम ऐसे सॉल्व करते तो ऐसे लिखते कि 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r प्लस 1/r सोन कहां तक n तक, तो यहां से सिंपली तुमको r इक्विवेलेंट कितना जाता r/n, कितना जाता r/n। अच्छा ये किसका कॉम्बिनेशन है, सिर्फ पैरेलल वाले का, इसका मतलब कि r इक्विवेलेंट n प्लस 5 बराबर कितना 6। समझ में आ रहा है ये बात। अच्छा ये r/n है ना, तो ये r, अच्छा r का वैल्यू भी कितना दिया हूं 5, 5/n बराबर 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा 5, ये भी कर सकते हो, बट लॉजिकली तुमको समझ में आ रहा है कि कितना होंगे 5, करने को जरूरत नहीं। तुमको इस पर मल्टीपल तरीके से ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि 3 रजिस्टर है, उसको कैसे जोड़ू मैं कि इतना आ जाए, कैसे जोड़ू कि इतना आ जाए, समझ में आ रहा है। तो तुमको इसमें सोचना होगा, तुमको इसमें क्या कंसेप्ट लगाना होगा कि देखो कि मान लो कि मैं ऐसा एक एग्जांपल दे देता हूं 2 4 और 6, ठीक है, मैं बोलता हूं कि इसको हम कैसे ऐड कर दे कि ये जो आर इक्विवेलेंट है कितना आ जाए 3 ओम, कितना आ जाए 3 ओम। तो एक बात तो तुमको समझ में आ रहा है कि सर ये कम वाले से भी कम नहीं है और ज्यादा वाले से भी ज्यादा नहीं है, इसका मतलब ना तो प्योर सीरीज होगा और ना तो प्योर पैरेलल होगा, इसका मतलब कैसा होगा मिक्स, मतलब कुछ पार्ट सीरीज में होगा और कुछ पार्ट पैरेलल में होगा। ये बात कहां से आइडिया लगा,
वैल्यू देखकर कि अगर इन तीनों को मैं जोड़ दूं पैरेलल में तो जो भी इक्विवेलेंट आएगा दो से क्या होगा कम, बट तुमको कितना लाना है तीन, तो पैरेलल में तो जोड़ नहीं सकते हो। अच्छा, अगर सीरीज में जोड़ देता तो छह से ज्यादा होता, छह से ज्यादा भी नहीं है, इसका मतलब सीरीज में भी नहीं जोड़ सकते हो, इसका मतलब कहीं बीच में जोड़ रहे हो तुम। अब तुम कॉमन सेंस देखो, तुमको इसमें कितना लाना है तीन। अगर तुम सोचो कि अगर इन दोनों को जोड़ दूं मैं सीरीज में तो कितना आ जाएगा छह, और दो छह छह को जोड़ दूंगा पैरेलल में तो कितना आ जाएगा तीन। तो इसका कुछ कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होगा, देखो ये 2 ओम, ये 4 ओम, और इसका कॉम्बिनेशन पैरेलल में 6 ओम के साथ, यही होगा ना। देखो 2 ओम, 4 ओम और 6। तो इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द केस में हिट एंड ट्रायल से बनेगा। तुम बहुत फॉर्मूला लगाने की कोशिश मत करना। ये बेसिकली एक तरह से रीजनिंग है, रीजनिंग सॉल्व करते हो ना, तो उसी टाइप का है कि क्या कॉम्बिनेशन बैठा है, क्योंकि तुम्हें कोई फिक्स पैटर्न नहीं जानते हो। क्लियर है? तो तुम सीरीज में देख लिए, पैरेलल में देख लिए कि सीरीज में कैसे करते हैं, पैरेलल में कैसे करते हैं। अब हेडिंग डालो, लिखो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अब मिक्स में ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सबसे पहला जो मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव रिडक्शन मेथड। तुम किए हो ये काम, बस खाली एक नया टर्म दे दिए हैं, सक्सेसिव रिडक्शन। क्या होता है इसमें हम ये देखते हैं। देखो, जैसे मान लो इस मेथड को समझो, पहले बहुत सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो तुमको लगेगा कि बहुत आसान है मैं कर लूं, पर इसको तुम पहले देखो, क्योंकि जैसे मैं इसको कम्प्लेक्स करूंगा फिर तुम फंसना शुरू हो जाओगे। बट अगर तुमको फंडामेंटल क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? मान लो कि ये इसका रेजिस्टेंस है 2R, और इसका भी रेजिस्टेंस है 2R, और इसका रेजिस्टेंस है R। मैं बोलता हूँ कि ये तुम पॉइंट ए और बी के बारे में, तुम सबको पता आंसर क्या आएगा 2R। ठीक है, बट इसको समझने की कोशिश करो। करना क्या है कि तुम इस पूरे नेटवर्क में पहले उस पार्ट को पकड़ो जिसमें तुमको दिख रहा है कि वो चाहे तो सीरीज में है चाहे तो पैरेलल में। तुमको ये कुछ समझ में आ रहा है कि ये वाला और ये वाला सीरीज में है कि पैरेलल में, कुछ पता चल रहा है क्या? नहीं, ना तो सीरीज में दिख रहा है ना तो पैरेलल में दिख रहा है। सेम इसके साथ और इसके साथ कॉम्बिनेशन कुछ पता चल रहा है? नहीं। तो तुम इनको फिलहाल ऐड मत करो, छोड़ दो। कुछ वैसे कॉम्बिनेशन ढूंढो जो कि तुमको दिख रहा है कि इसमें कोई एक पैटर्न बन रहा है। अगर मैं देखूं सिर्फ ये 2R और 2R को, इसको इसको देख रहा हूं और इसको देख रहा हूं, तो इसका पहला इन भी एक ही पॉइंट पे है, कॉमन में है, और दूसरा इन भी आपस में मैच कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसा होगा? पैरेलल में। कैसा होगा? पैरेलल में। तो पहले तुम इसको सिंप्लीफाई करो, जो भी तुमको सर्किट मिल जाता है कॉमन सा उसको सिंप्लीफाई कर दो। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, 2R और 2R दो इक्वल रजिस्टर है, पैरेलल में जुटा हुआ, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? सिंपली R, मतलब जितना है उसका आधा। फिर तुम इस सर्किट को पूरा अलग से लिखो। अगर मैं इसको जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद क्या कर दूंगा, देखो इसका कॉम्बिनेशन कितना आ गया? आर। समझ में आ रहा है? और ये पहले से एक आर था, जोड़ दिया ये आर, और मुझे इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में निकालना है। तो अब मुझे दिख रहा है कि ये वाला और ये वाला किस में है? सीरीज में। तो अब इनको फर्दर में जोड़ दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 2R। क्लियर है? इसी को हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन। कि मतलब तुमको जो दिख रहा है पहले ना उसको सॉल्व करो, फिर फर्दर सिंप्लीफाई करते चलो, सिंप्लीफाई करते चलो। ठीक है, इसको छापो, उसको मस्त से एक नेटवर्क देता हूं मैं, फिर मजा आएगा सॉल्व करने में। इसको छापो, तब तक मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन लिखता हूँ।
चलो देखो, अब मैंने क्या बोला इसमें, तुमको सीरीज पैरेलल कुछ पता चल रहा है? नहीं। मिक्स्ड है ये, इतना तो समझ में आ रहा है, ठीक है। कौन सा मेथड लगाओगे? मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन। पहले उस एलिमेंट को पकड़ो, चाहे तो वो सीरीज में हो चाहे तो वो पैरेलल में हो, और जो भी ऐसा दिख रहा है पहले उसको ऐड कर दो। तुम कॉमन से सोचो, इन सब के बारे में कुछ पता चल रहा है क्या, कैसा कॉम्बिनेशन है? नहीं। पर तुम एक ब्रांच को देखो तो तुमको पता चल रहा है कि वो सीरीज में है, और वो ब्रांच कौन सा है? ये आर और ये वाला आर। क्योंकि अगर यहां से करंट गया तो इन दोनों में करंट क्या है? सेम। इसका मतलब ये आर और ये आर कैसे कॉम्बिनेशन में है? सीरीज में। किस में है? सीरीज। तो इन दोनों को ऐड कर दो। क्या करो? इन दोनों को ऐड करो पहले। समझ में आया कि ये दोनों कैसे सीरीज में है? क्योंकि भाई देखो ना, कि अगर मान लो कि ये बैटरी जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो यहां से करंट निकला, सब में अलग अलग बटेगा, मुझे नहीं पता किसमें क्या जा रहा है, ठीक है। बट एक बात समझ में आ रहा है कि इसमें जितना करंट गया वही करंट इस आर में है और वही करंट इस आर में है। इसका मतलब ये दोनों आर किस में है? सीरीज में। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? 2R। ठीक है। देखो मैं क्या करके मिटाते चल रहा हूं, फिर बताना तुम लोग। इसको जोड़ दिए तुम लोग, देखो। ये क्या था तुम्हारा? 2R था ना ये? ठीक है। देखो जो मैं अलग से लिखूंगा, उन दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ गया? 2R। यही आया ना? देखो कुछ कंफ्यूजन हो तो बता देना मुझे। इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या निकल गया? 2R। अच्छा अब देखो कुछ और मिला क्या? हाँ। क्या मिला? देखो वापस से, कि ये दोनों रजिस्टर आपस में कैसे हैं? पैरेलल में। तो इन दोनों को वापस जोड़ो, तो इन दोनों को वापस जोड़ो तो क्या मिलेगा? आर। एक ऐसा ही कुछ पैटर्न बनते चलेगा। पूरे पैटर्न को सॉल्व करो, बताओ आंसर कितना आ रहा है। कितना है आंसर? 2R/3। 3R/2 होगा आंसर। ये होना चाहिए आंसर। 3R/। तुम लोग इसको इतना सॉल्व क्यों कर रहे हो? पेन से हो जाएगा ये, देखो कैसे होगा। यहां तक तो कर देना, 2R आया। 2R और R पैरेलल में कितना जाएगा? R। अच्छा ये जो R आएगा और इसके R के साथ कैसा होगा? सीरीज में। तो R वापस कितना? 2R। ये 2R और R, 2R कितना पैरेलल में, वापस कितना? R। फिर ये R और R किस में? सीरीज में। 2R। ये 2R और 2R पैरेलल में कितना? R। ये फिर R और R सीरीज में कितना जाएगा? 2R। अब ये 2R और R एक सीरीज और एक पैरेलल, तो R इक्विवेलेंट क्या जाएगा? 2R/R डिवाइड बाई 2R+R। अच्छा तुम्हारा आंसर सही था यार, 2R/3 होगा आंसर। सही है। समझ में आया ये? क्लियर है यहां तक? चलो कर लोगे इस टाइप का। एक दो और देता हूं, करो। हम्म। ऐसे अपने आप को ट्रेन करो कि पेन पेपर की जरूरत ही ना हो। आसान है।
चलो ये ए हो गया और ये बी हो गया, इनके अबाउट बताना है। आसान है ये। अच्छा ठीक है, तुम लोग एक कंफ्यूजन क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये वायर अगर यहाँ जुड़ा हुआ है ना, तो तुमको लगता है कि अजीब सा चीज है। अगर यही वायर यहाँ जुड़ा रहता तो तुमको लगता है अच्छा ये दोनों पैरेलल में है। तो मैं तुमको बता दूं कि ये पूरा वायर है, तो वायर में पोटेंशियल क्या होता है, सेम। तो तुम इस पूरे वायर को उठा के यहाँ भी जोड़ दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तुमको ये दिख जाना चाहिए ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में। तो कितना हो जाएगा, 2। 6, 18 डिवाइड बाई 9, 2 आएगा ना। फिर देखो 2 और 4 6, 6 और 3 वापस कितना, 2। ठीक है, 2 और 4 6, 6 और 3 वापस से कितना, 2। समझ में आया कुछ, एक लाइन में हो गया। टफ है, कर लोगे। अगर ये हो जाए तब मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि फिर आगे आने वाला बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें थोड़ा बुद्धि लगेगा। आया, कितना आया आंसर, 2 आएगा ना। हाँ बिना पेन पेपर को हो जाएगा ये। तुम्हारा नहीं आया, आ गया ना। हाँ ठीक है, नहीं लिखो अच्छी बात है, प्रैक्टिस करो। बट चलो, तुम लोग बहुत रील देखते हो, तो एक अच्छा सा मैं बनाता हूँ तुम लोग के लिए। सही तो बना नहीं है, बट समझ लेना। सोचो, एक्चुअली हट ऐसा होता नहीं है, ठीक है, बट इस वाले हट में मैंने रजिस्टर जोड़ दिया है। कितना हो गया, 1 2 3 4, 5 6 7 8। बताओ इक्विवेलेंट कितना होगा बैटरी के अबाउट। अगर तुम लोग थोड़ा सा भी बुद्धि लगाए तो पेन उठाने की जरूरत नहीं, इसमें भी नहीं। आर आर मान लो, सब में आर मान लो। कैसे देखो, सब पैरेलल में है। देखो पहली बात तो सबका एक पॉइंट एक पे ही है, और सबका दूसरा पॉइंट देखो भाई, वायर से जो जुड़ा हुआ है और सबका वायर का पोटेंशियल क्या होता है, सेम। ऑल दिस रजिस्टर आर इन पैरेलल, 8 इक्वल तो R/8। कुछ था, समझ में आ रहा, तुम सोचते कैसे हो उस पर डिपेंड करता है। अब तुम्हारा क्वेश्चन लाओ जो तुम पूछे थे, अब तुमसे ही बन जाएगा वो। नहीं नहीं, आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कभी कभी बोर्ड वाले अच्छे टीचर भी मिल जाता है। हाँ तुम्हारे एनसीईआरटी से जेई मेंस में आया था पिछले बार। जेई मेंस बहुत डाउन हो गया है, जे एडवांस निकालो, मेंस तो कोई भी कर देगा। चलो यही था ना। अब तुमको समझ में आ रहा है कि इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। क्यों सेम होगा, कि एक ही वायर से जुड़ा हुआ है। इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब तुमको ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बना दिया है। अब तुमको समझ में नहीं आ रहा है, जब भी कुछ ऐसा कंफ्यूजन हो, जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो उसको रीड्रॉ करो। और रीड्रॉ ऐसा करो कि जो नॉर्मल तुम लोग सर्किट सॉल्व करते हो पैरेलल में कैसे जोड़ते हो, कुछ ऐसा रहता है फिर ऐसा मिल जाता है यहाँ पे, ऐसा कुछ ड्रॉ करते हो ना, तो रीड्रॉ करो। रीड्रॉ कैसे करोगे, देखो मैं बता रहा हूँ। एक बात बताओ, अगर ये पॉइंट ए है तो इसका पोटेंशियल वी ए मान लेता हूँ। ये पॉइंट बी है तो इसका पोटेंशियल क्या मान लेता हूँ, वी बी। तुम दो पॉइंट लिखो, ए और दूसरा पॉइंट बी। एक बात बताओ, ए और बी के बीच में क्या एक रजिस्टर है, तो ए और बी के बीच में क्या जोड़ दो, एक रजिस्टर, कहानी खत्म। अब बताओ अगर इसका पोटेंशियल ए, तो इसका भी पोटेंशियल कितना, ए, कहानी खत्म।
इसका पोटेंशियल बी, तो इसका पोटेंशियल बी। ए और बी के में एक रजिस्टर, फिर देखो ए और बी के बीच में एक रजिस्टर, फिर ए और ए बी के बीच में एक रजिस्टर, तो टोटल ए बी के बीच में कितना रजिस्टर है? कैसा है ये? कितना हो जाएगा? आर बाई, समझ में आया कुछ? घुसा बुद्धि में क्या? नहीं, मिक्स हो सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील, मिक्स भी अभी मैं दिखाऊंगा, इसमें एक और जोड़ूंगा अभी मैं। तीन ही है। हाँ चलो, अगर ऊपर भी रजिस्टर लगा देता तो, तुम ये बोल रहे हो। अच्छा एक बात बता, ऊपर जो रजिस्टर लगा रहा हो तो बेवकूफ़ी होगा, बट मैं लगा देता हूँ तुम्हारे लिए। मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए लगा रहा हूँ। ठीक है चलो। ये और ये, यही पॉइंट हुआ ना। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन लग रहा है। अब तुमको कायदे से बताऊं, ये मैं करवाने वाला था, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब कैसे देखो, तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा, रीड्रॉ करो। क्या करना है? रीड्रॉ। मान लो इसका पोटेंशियल, ये पॉइंट है ए। अब ये इस पॉइंट का पोटेंशियल ए नहीं होगा, इसका नाम दे दो बी। इसका भी बी नहीं होगा तो इसको नाम दे देता हूं सी, और इसका नाम दे देता हूं डी। समझ में आ रहा है? चारों पॉइंट को स्पेस में देखो, ये एक लाइन में रखा हुआ ना चारों पॉइंट, इसलिए तुमको समझ में नहीं आ रहा। चारों को अलग अलग रख दो। तुमको निकालना किसके बीच में? ए और डी। तो ए को यहां रखो और डी को यहां रखो, बाकी बी को ऊपर रख दो और सी को नीचे रख दो। अब जोड़ दो। अब देखो, ए और बी में कोई रजिस्टर है क्या? हाँ, कितना रजिस्टर है? एक। जोड़ दिया। अब देखो, क्या ए और सी में कोई रजिस्टर है? कितना रजिस्टर है? एक। जोड़ दिया। फिर देखो, ये किसके बीच में? बी और सी। बी और सी के बीच में जोड़ दिया। ये किसके बीच में? सी और डी। सी और डी के बीच में जोड़ दिया। ये किसके बीच में? बी और डी। बी और डी के बीच में जोड़ दिया। निकालना किसके क्रॉस? ए और डी। तो ये हो गया ए और ये हो गया डी। कुछ भी डिस्टेंस जैसा नहीं दिख रहा है तुमको? अब आर आर सेम हो तो इक्वल ही होगा, वो भी हम पढ़ाएंगे तुमको। समझ में आ रहा है ये बात? तो उसको रीसिंप्लीफाई करना है तुमको। इसमें तुमको नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है, बट तुमने उसको रीसिंप्लीफाई कर दिया तो आसान से दिख गया। क्लियर है ना यहाँ तक? चलो पकड़ो ये, फिर अगला देता हूं मैं। सिमेट्रिकल केस भी हमको पढ़ना है इसमें। ठीक है। समझ में आ रहा है ना रजिस्टर कैसा जोड़ा हुआ है? बस डायग्राम सही बने इसलिए मैं एक सर्कल बना दिया हूँ, बट सर्कल कुछ खास यूज है नहीं। ये तुम नहीं पढ़े होगे पहले, बट इसको करो। अब एक बात बताओ, सबसे पहला प्राइमरी काम। अच्छा ये एक चीज मिस्टेक है यहाँ पे, ये पॉइंट है बी, तुमको ए और बी के बीच में निकालना है। ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे? इसको री सिंप्लीफाई कर दो। ये तुमको नहीं समझ में आएगा हो क्या रहा है। या फिर मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन यूज करो। देखो, मैं रीसिंप्लीफाई करने का भी तरीका बता रहा हूँ इधर देखो, पहले बाद में करना सॉल्व। क्या ये दोनों का पोटेंशियल सेम होगा? क्योंकि वायर से जुड़ा हुआ है। इन दोनों का पोटेंशियल भी सेम होगा, तो इसका मतलब ये दोनों किस में है? तो कितना हो जाएगा? अगर मान लो सबका रेजिस्टेंस तुमको आर आर दिया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? आर बाई टू।
उसी तरह से ये दोनों किसमें हो जाएगा, R/2। क्या कर दिया सिंप्लीफाई। अच्छा कुछ ऐसा इसके साथ भी कर सकता हूं क्या, ऊपर वाले के साथ, नहीं। ये दोनों ना तो सीरीज में है और ना तो इसका कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, कुछ भी नहीं है। अब तुम इसको वापस से लिखना शुरू करो। देखो ऊपर को पॉइंट को ए लिखो, ठीक है। ए से देखो हो क्या आ रहा है, एक रजिस्टर ऐसे गया और एक रजिस्टर ऐसे गया, आर और आर, यही हुआ ना। यहां से ये आर आर ऐसे आया, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां पे क्या है, एक R/2 और यहां पे क्या है, R/2। क्लियर है। अच्छा इस R/2 के बीच में कुछ दिख रहा है क्या तुमको, ये वाला रजिस्टर क्या कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट। समझ में आ रहा, करो सिंप्लीफाई करो ऐसे ही। अच्छा एक चीज मिस्टेक हुआ है, देखो यहां से जैसे निकले सबसे पहले एक आर मिला, तो यहां से सबसे पहले निकलो और एक आर लिखो, लिख दिया आर। यहां से भी लेफ्ट साइड निकले क्या मिला, आर, तो यहां से भी लेफ्ट साइड निकले क्या मिल गया, आर। अच्छा ये दोनों आर जैसे मैं यहाँ पे पहुंचा, जैसे यहाँ पे पहुंचा, तो इन दोनों को जोड़ने वाला एक रजिस्टर है बीच में, तो इन दोनों को ऐड करने वाला एक रजिस्टर क्या मिलेगा, आर। फिर इसके फर्दर नीचे चलो, तो इन दोनों को जोड़ दिया मैं तो कितना मिल गया, 2R, सॉरी R/2। फिर यहाँ भी क्या मिलेगा, R/2। फिर फर्दर इन दोनों के बीच में एक रजिस्टर जोड़ रहा कितना, आर, तो फर्दर इनको जोड़ेगा तो एक रजिस्टर क्या मिलेगा, आर। और फिर एक नीचे में देखो आर और आर, और इनको जोड़ने वाला पॉइंट बी मिल रहा है, कुछ ऐसा बनेगा। कोई सीरीज पैरेलल में नहीं है इसमें, तुम कर ही नहीं पाओगे इसको। कहां दिख रहा है पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में है, ये और ये पैरेलल में होने के लिए, चलो ठीक है तुम्हारे अकॉर्डिंग ये दोनों सीरीज में होगा तो करंट सेम होना चाहिए। मान लो कि यहां से तुमने बैटरी जोड़ दिया, तो यहां से करंट निकला तो करंट तो बढ़ गया बेटा, तो सीरीज में तो है ही नहीं। तुम अगर पैरेलल में भी बोलोगे तो पैरेलल में भी नहीं है। कैसे पैरेलल में नहीं है, देखो चलो इसका एक एंड तो सेम पोटेंशियल पे है, पर दूसरा एंड देखो ये अलग पोटेंशियल पे और ये अलग पोटेंशियल पे है, तो यहाँ पे कोई भी सीरीज में नहीं है, कोई भी पैरेलल में नहीं है। बट यहाँ पे एक मेथड मिलेगा तुमको जिसको ना बोलते हैं मेथड ऑफ सिमेट्रिसिटी। एक बात बताओ, क्या ये पूरा सर्किट सिमेट्रिकल है ए और बी के बीच में। देखो अगर मैं इसको पूरा को फोल्ड कर दूं तो क्या ये इसको ओवरलैप कर देगा, ये आर तो ये भी क्या है आर, ये 2R, सॉरी ये R/2 तो ये भी क्या है R/2, ये आर तो ये भी क्या है आर। मतलब समझ में आ रहा है, इस पूरे ऐसा समझो कि एक लाइन लो और एक लाइन के बाद इसको फोल्ड कर दो, क्या इसको पूरा ओवरलैप कर जाएगा। इसका मतलब कि ये जो पूरा सर्किट है इस लाइन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल। तो जब भी जिस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता तो उस बीच में आने वाला सारा रेजिस्टेंस बेकार। इसका मतलब ये और ये सब क्या है, यूजलेस, करंट फ्लो करेगा ही नहीं उसमें, क्या हो जाएगा वो, यूजलेस। सेम होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में, देखो तो अभी मैं पढ़ाऊंगा वो, ठीक है। जब तुम इसको फोल्ड करो, फोल्ड करोगे तो आइडेंटिकल हो जाता है, रेशियो लेने पे अगर वही रेशियो सेम नहीं रहा तो फिर आइडेंटिकल नहीं होगा। ऐसा ऐसा समझो कि ये आर है और ये 2R होता, क्या आइडेंटिकल होता, फिर इसको मैं हटा सकता था बीच वाले को, नहीं, फिर तुम कभी नहीं निकाल सकते थे, फिर इसको पूरा सॉल्व करने पड़ता किरचॉफ्स लॉ से तुमको। अगर मान लो कि ये आर है और ये मान लो थोड़ा देर के लिए 3R है, तो अब तो सिमेट्रिकल नहीं हुआ। तो अब अगर तुमको इक्विवेलेंट निकालना है तो अब तुमको इसको पूरे सर्किट को सॉल्व करने पड़ेगा एक नया रूल से जो कि है किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, इसमें आज नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्लियर है। बट अभी फिलहाल ये सिमेट्रिकल है, तो अगर ये सिमेट्रिकल है तो इस पूरे बीच वाले को हटा दो, हटा दिए तो ये R/2 आर किसमें, सीरीज में। अरे ये हट गया ना पूरा, तो इन सब में करंट क्या आ जाएगा, सेम। तो आर और आर 2R प्लस R/2 कितना हो जाएगा, 5R/2। और फिर ये भी 5R/2, और ये दोनों कॉम्बिनेशन वापस में कैसे, पैरेलल में, तो आंसर कितना हो जाएगा 5R/4। अगर नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं वापस एक बार समझा दूंगा। वो मुझे दिख रहा है
कि ये पूरा तुमको ये अपना कॉमन सेंस यूज करने पड़ेगा कि ये पूरा सर्किट सिमेट्रिकल है। तुमको मैं एक और भी ऐसा सर्किट में दिखाता हूँ, देखो एक और एग्जांपल देता हूँ, ऐसे बहुत डिटेल में जाना नहीं था इसमें। चलो, इस दो इनके वॉट निकालना है मुझे इक्विवेलेंट। तुमको समझ में आ रहा है कि कितना गंदा सा सर्किट है ये? बट तुमको जिस दो पॉइंट के वॉट में निकालना है, किसके वॉट में निकालना है, ए और बी। तुम इसके वॉट इसको मोड़ दो, क्या कर दो, फोल्ड कर दो। समझ में आ रहा है? इसके बाद क्या कर दो, फोल्ड। फोल्ड करने से क्या आएगा कि ये जो पूरा सर्किट है ये इसको क्या कर जाएगा, ओवरलैप। इसका मतलब ये करंट देखो होगा क्या ना, कि यहां से करंट आएगा आएगा इस ब्रांच में नहीं जाएगा, वापस इसी में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला सर्किट हल्का सा ऊपर उठ जाएगा और ये वाला भी पॉइंट हल्का नीचे उठ जाएगा। तो ये सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो ये सिंपली आर और आर किस में हो जाएगा, सीरीज में 2R, और आर कितना हो जाएगा, पैरेलल में, उस तरह से नीचे आ जाएगा। तो पूरा सिंप्लीफाई सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा यहाँ पे भी एक आर है ना, होगा। ऐसा हो जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से, सिमेट्रिकल है इसके अबाउट। समझ में आ रहा है? हाँ, ये तभी होगा जब सिमेट्रिकल होगा, नहीं हुआ तो फिर तुम नहीं हटा सकते हो। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, इस पूरे सर्किट को बहुत अगर तुम कॉम्प्लेक्स तरीके से सोचोगे, सोचो कि ऐसा हो क्या रहा है कि अगर मान लो कि यहाँ से करंट गया, ठीक है, गया गया, बैटरी से करंट आया बटा तीन भाग में, एक इधर और एक इधर। जैसे यहां वाला आया, एक इधर बटा और एक इधर बटा, यहां वाला भी इधर आया, यहां वाला भी इधर आया, यहां वाला भी एक इधर बटा और एक इधर बटा। जितना करंट निकला उतना ही करंट यहाँ पे आना चाहिए। ये मैं बताया था तुम लोग को लास्ट लेक्चर में कि सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, है ना। अब बताओ कि अगर यहां से करंट आई आया और अब यहाँ पे आएगा तो इसके पास मल्टीपल रास्ता, इधर से तो जाएगा नहीं क्योंकि इधर से करंट आ रहा है, इधर से भी जाएगा नहीं क्योंकि करंट आ रहा है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता, ये वाला जो करंट है ना वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। यहाँ वाला जो करंट आ रहा है, यहाँ वाला, यहाँ पे ये जाकर, हाँ वही मैं बता रहा हूं। अब तुम सोचो कि अगर यहां से करंट इसमें भी आया और तुम बोलो इसमें भी बटेगा, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? किसी एक में ही जाएगा ना। तो इसका मतलब कॉमन सी बात है कि करंट यहां से जो आएगा ना इधर नहीं जाएगा, यहां से करंट इधर आएगा, ऐसे आएगा फिर इसी में वापस आ जाएगा और ये पूरा कंप्लीट कर चला है। देखो सिंपल सी बात है कि अगर इसमें करंट मान लो कि ऐसा समझो, सिमेट्रिकल सोचो, ये 2 एम्पियर है तो कायदे से इसमें भी करंट कितना होना चाहिए, 2 एम्पियर। अगर तुमने कुछ बांट दिया तो यहाँ पर 2 एम्पियर आएगा, नहीं आएगा ना। क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं वही है, बस इसको हटा दिया हूँ, सेम ही सर्किट है। किस वाले में, इस वाले में, इस वाले में जा रहा है बेटा, देखो ऐसा समझो, देखो कि यहां से 2 एम्पियर करंट गया बटा, कुछ इसमें भी कितना रहा, दो, इसमें भी दो, इसमें बटेगा। मान लो थोड़ी देर के समझने के लिए कि इसमें है तुम्हारा 0.8 एम्पियर और इसमें कितना है 1.2, ठीक है, वापस से इसमें कितना आना चाहिए, 2 एम्पियर ही। तो अब बताओ ये जब दोनों जाकर वापस मिलेगा तभी तो आएगा। अब तुम मान लो कि तुम बोलना चाहते हो कि नहीं सर, कि यहां से जो 0.8 गया यहां से 1.2 गया, तुमने फर्दर इस 0.8 को कुछ इधर बांट दिया कुछ इधर बांट दिया, तो इसमें तो कम ही आएगा ना। अगर इसमें कम आया तो 1.2 से ही, और इसमें कुछ कम तो इसमें दो आएगा क्या, नहीं, दो से कम आ जाएगा। तो सिमेट्रिकल मेंटेन हुआ क्या, नहीं। इसका मतलब अगर इसमें 0.8 गया तो इसको यहां पे 0.8 आने पड़ेगा। तो कब होगा, जब यहां से गया डायरेक्ट ऐसे निकल जाएगा। क्लियर है? लॉजिकल है थोड़ा, सिमेट्रिकल तुमको देखने पड़ेगा कि कैसा सिमेट्रिसिटी इसमें मैच हो रहा है। अगला हेडिंग डालो, लिखो व्हीट स्टोन ब्रिज।
व्हीटस्टोन नेटवर्क लिख लो। ठीक है, सिंपल है। कुछ ऐसा सर्किट देख रहे हो तुम। ठीक है, मान लो कि ये R1 है, ये R2 है, ये R5, ये R3 और ये R4। कुछ ऐसा सर्किट हो तुम्हारे पास। क्लियर है? इस केस में होता क्या है कि अगर R1/R2 का रेशियो सेम निकले R3/R4 के रेशियो के, तो इसमें होता क्या है कि जो R5 है, R5 से जीरो करंट जाएगा। कितना जाएगा? जीरो करंट। मतलब कि इन दोनों साइड का रेशियो और इन दोनों साइड का रेशियो सेम हुआ तो इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा। अगर कोई भी करंट नहीं जाएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि मान लो कि VA इसका पोटेंशियल है और इसका पोटेंशियल VB। चार ऑप्शन देता हूं मैं तुमको। ऑप्शन ए, VA इज ग्रेटर देन VB। ऑप्शन बी, VA इज लेस देन VB। ऑप्शन सी, VA बराबर VB। ऑप्शन डी, नॉन। मतलब क्या होगा ऑप्शन? ABCD। होना चाहिए नहीं, लॉजिक के साथ बता ऐसा। हाँ बिल्कुल कॉमन सेंस। मैंने बोला कि अगर ये व्हीटस्टोन नेटवर्क है, अगर ऐसा कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, मतलब इसमें कोई भी करंट नहीं जा रहा है। अगर इसमें करंट नहीं जा रहा तो इन दोनों इनका पोटेंशियल क्या होगा? सेम। अगर इन दोनों इनका पोटेंशियल सेम हुआ तो आंसर क्या हो जाएगा? दिस। समझ में आ रहा है ये बात? तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, तुम ये मत सोचना कि उससे इक्विवेलेंट निकलवाया जाएगा, तुमसे इस टाइप का ट्विस्ट किया जाएगा इसको। तो इसमें तुमको लॉजिक लगाना है। कभी भी ओलंपियाड में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आता, मिक्स होता है दो कंसेप्ट। इसमें दो कंसेप्ट मिक्स है। पहला कंसेप्ट व्हीटस्टोन ब्रिज और दूसरा कंसेप्ट कि करंट तभी फ्लो करता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, मतलब ओम्स लॉ। तो व्हीटस्टोन और ओम्स लॉ का मिक्स हो गया ये। अब देखो इसमें बेसिक सा क्वेश्चन करवा देता हूं मैं। मान लो कि ये 10 ओम का रजिस्टर है और ये तुम्हारा 5 ओम का रजिस्टर है, और ये तुम्हारा 6 ओम का रजिस्टर है, और ये 3 ओम का रजिस्टर है। इसके बीच में एक रजिस्टर जोड़ दिया मैं 20 ओम का। मैं बोलता हूं कि इन दोनों के अबाउट इक्विवेलेंट निकालो, ए और बी के अबाउट। ठीक है, तो तुमको दिख रहा है कि फिलहाल तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ सीरीज पैरेलल पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, बट जैसे इन दोनों का रेशियो लोगे तो कितना जगह 10/5 कितना आता है? 2। इसका रेशियो लोगे कितना जगह 6/3 कितना होता है? 2। क्या रेशियो सेम है? रेशियो सेम होने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो रजिस्टर है ये किसी काम का नहीं है। अगर ये काम का नहीं है तो देखो सर्किट सिंपल हो गया। अगर सर्किट को तुमने सिंपल कर दिया तो तुमको ये नोटिस हो रहा है कि ये किस में होगा? सीरीज में। ये किस में होगा? सीरीज में। और फर्दर ये दोनों किस में होगा? पैरेलल में। मतलब 16 और 9, 16 और 9 का कॉम्बिनेशन कितना जगह? 16/3। 16/3 आ रहा है ना? इसको ऐड करोगे तो कितना जगह? 16/3 ओम। समझ में आ रहा है ये या नहीं? अगर ऐसा नहीं हुआ तो गिव अप नहीं करना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर ऐसा मान लो कि इस पूरे सर्किट को मैंने ऐसा बना दिया, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। तुमको देखने में लगा अच्छा रेशियो तो सेम ही आ रहा है, लो इसका रेशियो कितना है? 2। इसका रेशियो कितना है? हाफ। क्या दोनों सेम है? क्या अब ये बीच वाला हटाओगे तो अब कैसे निकालोगे? एक मिनट, एक मिनट रुक जा भाई, गाड़ी पे ब्रेक लगाओ। चलो बहुत बढ़िया बात। हाँ, तुमको नहीं समझ में आया ना, सीरीज पैरेलल तो बैटरी जोड़ दिया करो। ठीक है, करंट यहाँ से निकला, निकलते निकलते यहाँ गया, यहाँ बट गया, तो पहली बात तो सीरीज का नाम ही मिट गया यहाँ पे,
क्योंकि करंट बट गया। तो बट रहा तो क्या बोलोगे, पैरेलल, कि पैरेलल में हो सकता है कि 10 और 5 पैरेलल में हो जाए। ये कब पॉसिबल होगा, जब इनका एक इन आपस में मिल रहा है तो दूसरा इन भी आपस में मिलना चाहिए, बट एक आपस में एक इन इधर जा रहा है, दूसरा एक इन इधर जा रहा है, क्या मिल रहा है क्या आपस में, नहीं, तो ये दोनों पैरेलल में नहीं है, ना तो सीरीज में है, तुमको पता नहीं चल रहा है ये क्या है। क्लियर है। फिर इसमें हम लगाएंगे फेवरेट किरचॉफ्स लॉ, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। किरचॉफ्स का दो लॉ है, एक लूप लॉ है और एक जंक्शन लॉ है। तो जंक्शन लॉ तुम पढ़ रखे हो, समेशन ऑफ नेट करंट इज जीरो, कि किसी भी एक जंक्शन पर जितना भी करंट जा रहा है वो जीरो होगा। अरे ये देखो भाई, यहां से 2 एम्पेयर करंट गया, मान लो कि इसमें गया 0.8, तो इसमें कितना जाएगा 1.8। तो यहाँ पर टोटल करंट आने वाला देखो कितना आ रहा है 2 एम्पियर, ये कितना आ रहा है माइनस 0 पॉइंट, ये कितना आ रहा है -1.2, सबका सम कितना हो गया 0। ये इसका लूप लो है, जंक्शन लो। ठीक है। अच्छा, अब जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेगा ना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, कि ये जैसे कि ये तुम्हारा हो गया किरचॉफ्स लॉ, ओम्स लॉ, ये सब कोई अलग लॉ नहीं, बेसिकली सब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ए टू जेड जो भी तुम देख रहे हो ना, सब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। वो तुमको मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बहुत इंटरेस्टिंग होगा वो। ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लो। चलो हो गया ये। अरे वो बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्या बता रहे हो, ये माइनस में क्यों आ रहा है। देखो इस मैंने बोल क्या बोला, जंक्शन पे आने वाला सारे करंट का सम कितना होगा 0। अच्छा ये क्या रहा, जंक्शन पे आ रहा है तो आने वाला को प्लस ले लूंगा, कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। ये जंक्शन से जा रहा है तो आने वाला कितना होगा -0 पॉइंट, भाई उल्टा करके लेंगे ना, ये जा रहा है तो आने वाला कितना होगा -1.2, कितना हो रहा है 0। क्लियर है। अब इस पे मत पढ़ो। चलो एक बेसिक सा क्वेश्चन है मैथ का, वो बताओ, उसके बाद फिर हम लोग एक नेटवर्क पढ़ेंगे जिसको लोग इन्फानाइट लेडर सिस्टम बोलते हैं। पढ़े हो ऐसा कि बहुत सारा रजिस्टर जोड़ दिए इन्फानाइट में, एन टाइम हो जाता है। जैसे मान लो, पढ़े हो ये क्लास वगैरह समथिंग में पढ़ते हैं, इन्फानाइट तक जा रहा है, इसका वैल्यू बता पाओगे। देखो ऐसा है, इसको सॉल्व करने का एक ही मंत्र है, कि समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लिए या एक बाल्टी पानी निकाल लिए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मान लो इसको सॉल्व करना है, तो मान लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स, एक्स का ही वैल्यू चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, इन सब का वैल्यू कितना हो रहा है एक्स, अच्छा यहां तक का भी वैल्यू कितना होगा एक्स, क्यों, क्योंकि एक ही नंबर तो हट रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये इन्फानाइट तक सीरीज जा रहा है, तो अगर मैं एक हटा भी देता हूं तो बाकी का वैल्यू क्या होगा एक्स। तो देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक्स बराबर √2 प्लस इन सबको भी क्या लिख दूंगा मैं एक्स, फिर क्या होगा एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व कर दो। समझ में आ रहा है ऐसे कैसे सॉल्व करते हैं, सेम चीजें नेटवर्क में भी होगा। ठीक है। ये मान लो आर, ये भी मान लो आर, ये मान लो आर, और ये भी मान लो आर, फिर इसके साथ जुड़ा हुआ एक आर, और इसके साथ तुम ये भी मान लो आर, फिर एक सामने में है आर, और फिर एक ऐसे जुड़ा हुआ आर। ये सीक्वेंस चलता जा रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, बताओ ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कितना होगा।
अरे तुम मान लो कि इनका कॉम्बिनेशन कितना होगा, एक्स। तो इसमें से तुम अगर ऐसा देखो, है बहुत आसान, कि मान लेता हूं कि इनका कॉम्बिनेशन कितना आ रहा है, एक्स। अगर मैं इन तुम दोनों को भूल जाऊं, थोड़ी देर के इसको भूल जाओ, तो इन सब का भी कॉम्बिनेशन कितना होगा, एक्स। कुछ अलग है क्या, सेम ही है। अगर इन सब का भी कॉम्बिनेशन एक्स है तो देखो सर्किट कैसे सिंप्लीफाई हो गया, ये हो गया आर और ये हो गया आर, और बाकी सबका कॉम्बिनेशन क्या है, एक्स। अब बताओ कि आर और एक्स किस में है, पैरेलल में, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, आर एक्स डिवाइड बाई आर प्लस एक्स। ये वाला और ये वाला किस में है, सीरीज में, सिंपली प्लस क्या कर देंगे, आर। इन सबको जोड़ने के बाद वैल्यू कितना आएगा, एक्स। तो एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगा। चलो तुम लोग ना आर का वैल्यू 2 लेकर सॉल्व करो, टेक आर बराबर 2, या फिर आर बराबर 10 ले लो, चलो 10 ले लो, 2 रहने दो, 10 ले लो। क्या आया, एग्जैक्ट वैल्यू बताओ मुझे, कैसा कॉम्बिनेशन था, कि ये हो जाएगा 10 ओम और ये भी कितना था, 10 ओम। इसके बाद फिर क्या था, 10 ओम, और फिर क्या था एक 10 ओम, फिर ये ऐसे हो गया, फिर यहाँ पे तुम्हारा 10 ओम, और फिर यहाँ पे 10 ओम, फिर ये ऐसे हो गया, ये सीरीज तक चलते जा रहा है। तो ऐसा करते हैं कि इन सब का कॉम्बिनेशन को क्या मान लेते हैं, एक्स। क्या मान लिया, एक्स। तो कैसा सर्किट बनेगा, देखो ये हो जाएगा 10, और ये जो भी हो जाएगा 10, और ये भी हो जाएगा एक्स। अब देखो कि ये 10 प्लस एक्स किस में है, पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा 10x डिवाइड बाई 10 प्लस एक्स। ये जो आया इसके साथ किस में है, सीरीज में, +10। इन सब को जोड़ने पे भी क्या आएगा, एक्स, क्योंकि इनका इक्विवेलेंट भी क्या माना है मैंने, एक्स। तो सर्किट कैसा बन जाएगा, देखो 10x डिवाइड बाई 10 प्लस एक्स +10 बराबर एक्स, एलसीएम ले लो, तो 10 प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 100 प्लस 10x बराबर एक्स। देखते हैं, इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20x प्लस 10 बराबर हो जाएगा ये 10x प्लस एक्स का स्क्वायर। तो हमको x में क्वाड्रेटिक बनाना है, तो बना दो x में क्वाड्रेटिक, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 20x उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -10x -10 बराबर 0। डी बराबर सॉल्व कर दो, माइनस बी, तो माइनस बी मतलब +10 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, कहाँ पे 100 है, अच्छा ये, हाँ, बी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, -4, ए कितना है 1, और सी कितना है -100 डिवाइड बाई 2। यही आएगा ना, इतना तो आता ही है तुम लोग को। तो 10 प्लस माइनस 100, 400, 500, 500 क्या लिख दूंगा मैं, 5√10, यही होगा ना, कि 10√5 होगा, 10√5 डिवाइड बाई 2। तो एक्स का दो वैल्यू आया, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो एक आ जाएगा तुम्हारा 10 प्लस 10√5/2, फिर एक हो जाएगा 10 माइनस 10√5/2। बताओ इसमें से कौन सा माइनस हटा दूं मैं, ये हटा दूंगा क्योंकि ये नेगेटिव चला गया, तो कभी भी इक्विवेलेंट नेगेटिव होगा नहीं। 10 को कॉमन ले लो तो 5 से कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा √5 प्लस
1। क्लियर है? इसमें प्रॉपर मैथ, कोई फिजिक्स, इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे पक्का। तुमको बस एक चीज याद रखना है कि जहां पे तुम देखोगे कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है, कोई ऐसा मत कर देना। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको हटा के एक्स ले देता है, नहीं ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? क्योंकि ये पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा। तुम देखोगे पैटर्न कौन सा रिपीट कर रहा है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन रिपीट कर रहा है ना, तो तुम इन दोनों को रखोगे, उसके बाद वाले को हटा के क्या मान लो, एक्स। सिर्फ अगर तुम इनके साथ सबको मिला दियो फिर एक्स मान लियो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्लियर है ये बात? चलो एक क्वेश्चन लिखो, एक और है, उसके बाद फिर हम लोग पावर पढ़ेंगे। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, कैपिटल आर, ठीक है, ए वायर ऑफ रेजिस्ट a wire of resistance capital R is bent into a circular ring of radius small r, is bent into a circular ring of radius small r. Find the equivalent resistance between x and y. Find the equivalent resistance between x and y. डायग्राम देख लो। व्हाइट वाला ही सिर्फ रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा x, ये हो गया तुम्हारा y, निकालो। ये वो तो लाइन बस मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ऐसा समझो कि एक वायर है उसको सर्कुलर में बेंड कर दिया, ठीक है, और फिर क्या कर दिया कि यहां पे मैंने एक बैटरी जोड़ दिया, लो कैसे बैटरी जुड़ गया दिख रहा है। जहां पे बैटरी जोड़ा तो उसका जो आर्क है कितना एंगल सस्टेन कर रहा है, अल्फा। तो तुमको बताना है कि इन दोनों के अबाउट कितना रेजिस्टेंस होगा। बहुत इजी है ये। तुमको अगर देखा जाए, मैं हिंट दे देता हूं, देखो इ- इतना जो रेजिस्टेंस होगा ये वाला, और जो ये वाला रेजिस्टेंस होगा, ये दोनों किस में है, पैरेलल में। पूरा का रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। क्या लीनियर मेथड से इस वाले को नहीं निकाल सकते हो? क्या फिर इस वाले को नहीं निकाल सकते हो? और फिर दोनों क्या करना, पैरेलल में ऐड करो। मैथ है और कुछ भी नहीं। ऐसा आंसर है, नहीं हो पा रहा है। तो देखो कुछ गड़बड़ किए होगे तुम, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। देखो बहुत आसान है, अगर तुम लोग फंस रहे हो तो कैलकुलेट, तुम अभी शुरू भी नहीं कर पाया। अरे पूरे का रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, तो तुम कुछ थोड़े से टुकड़े का रेजिस्टेंस निकालना और इसका निकालना है। तो 2 पाई आर में रेजिस्टेंस है आर, तो इस टुकड़े आर का लेंथ कैसे निकालते हैं, आर का लेंथ निकालने आता अल्फा बराबर, याद है ना, थीटा बराबर एल बाई आर पढ़ाया था हमें, यूज करो सब। चलो देखो मैं बना बना रहा हूँ, देखो इधर देखो।
कर लिए तुम लोग? इस पूरे सर्कल का रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, इसका रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं? R1, और इस साइड वाले का रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं? R2। तो हमको बेसिकली निकालना क्या है? R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, क्योंकि ये R1 R2 किस में है? पैरेलल में। दिख रहा है ना दोनों का, ये इंड और दोनों इंड कॉमन पॉइंट पे। अब मेरा मेन टास्क हो गया R1 निकालना और R2 निकालना। उसमें फिजिक्स है ही नहीं, उसमें सिंपली मैथ निकालना है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर देखो तो रो L अपॉन A। क्या पूरे का रो सेम है? क्या पूरे का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है? अलग क्या रहा दोनों में? लेंथ। 2 पाई R का तुमको रेजिस्टेंस पता है, तो तुम इस वाले का निकाल दो, फिर इस वाले का निकाल दो। इसमें तो पूरा मैथ है। कैसे निकलेगा देखो। सबसे पहले तो ये वाला लेंथ बताओ, ये वाला लेंथ। रेडियस कितना है? स्मॉल आर। तो सरकमफ्रेंस कितना है? 2 पाई R। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसका लेंथ मान लेता हूं L, तो फॉर्मूला क्या बताया था मैं? L बाई रेडियस स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा। यही होगा ना? तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा? अल्फा R। हो गया। अगर ये अल्फा R हो गया, तो ये बताओ, अगर ये अल्फा तो ये कितना जाएगा? 2 पाई माइनस अल्फा। इसके लिए बताओ ये लेंथ क्या हो जाएगा? ये लेंथ L1 मान लो और ये लेंथ L2 मान लो। तो L2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई माइनस अल्फा इंटू आर। निकल गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं? अब एक बात बताओ कि 2 पाई R लेंथ, पूरा कितना लेंथ हो गया? 2 पाई R। उसके लिए रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर। तो बताओ एक लेंथ के लिए कितना हो जाएगा? कैपिटल आर डिवाइड बाई 2 पाई स्मॉल आर। तो बता L1 लेंथ के लिए क्या हो जाएगा? L1 लेंथ के लिए मान ले रेजिस्टेंस R1 मान लिए, तो क्या हो जाएगा? R डिवाइड बाई 2 पाई R इंटू अल्फा इंटू आर। तो आर से आर कट गया, तो आंसर हो जाएगा आर अल्फा डिवाइड बाई 2 पाई। लो R1 का वैल्यू आ गया। R1 आ जाएगा आर अल्फा डिवाइड बाई 2 पाई। उसी तरह से बता R2 बराबर क्या हो जाएगा? R डिवाइड बाई 2 पाई, 2 पाई R इंटू 2 पाई माइनस अल्फा, पर यूनिट लेंथ इंटू जितना लेंथ का निकालना है। तो बताओ ये क्या वैल्यू हो जाएगा? तो R से R कट जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल R 2 पाई माइनस अल्फा इंटू 2 पाई। यही आया ना? ये निकाले तुम लोग? R1 R2 निकला? नहीं समझ में आया तुमको? कहाँ तक समझ में आया तुमको? सिंपल मैथ है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं तो फंस रहे हो। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो कोई ना, देख लो। चलो ये देखते हैं। पूरे लेंथ मतलब 2 पाई R, सरकमफ्रेंस में रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर। तो बता एक लेंथ में कितना हो जाएगा? कैपिटल आर डिवाइड बाई 2 पाई R। क्लियर है? हमको कौन सा लेंथ में निकालना है? इस वाले लेंथ में। ये लेंथ कितना है? L1 अल्फा इंटू आर। तो बता मुझे अल्फा इंटू आर लेंथ में कितना हो जाएगा? आर डिवाइड बाई 2 पाई R मल्टीप्लाई बाई अल्फा इंटू आर। यही करते हैं ना? तो क्या आर से आर कैंसिल हो गया? तो आंसर क्या आ गया? कैपिटल आर इंटू अल्फा डिवाइड बाई 2 पाई। ये किसका वैल्यू है? R1 का या R2 का? R1 का। उसी तरीके से किसका निकालना है? R2 का। तो R2 भी कैसे निकलेगा? कैपिटल आर डिवाइड बाई 2 पाई स्मॉल आर इंटू बड़े वाला लेंथ। बड़े वाला लेंथ कितना है? 2 पाई माइनस अल्फा इंटू आर। देखो 2 पाई माइनस अल्फा इंटू आर। यहां पे भी क्या हो गया? आर से आर कैंसिल हो गया, तो लेंथ क्या निकला? 2 पाई माइनस अल्फा इंटू आर डिवाइड बाई 2 पाई। कहानी खत्म। R1 आ गया, R2 आ गया, दोनों को सॉल्व कर दो। देखो आर इक्विवेलेंट क्या है? R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। R1 का वैल्यू कितना आया हमारा? कैपिटल आर अल्फा डिवाइड बाई 2 पाई इंटू R2 का वैल्यू कितना आया है? 2 पाई माइनस अल्फा इंटू 2 पाई माइनस अल्फा इंटू कैपिटल आर डिवाइड बाई 2 पाई।
डिवाइड बाई आर अल्फा 2 पाई। देखो थोड़ा सा गंदा है, अगर मैं वही आर अल्फा हटा दूं तो सब हो जाएगा। सॉल्व कर दो इसको, सॉल्व। अल्फा कैंसिल कभी होगा ही नहीं। तो उतना करना ही क्यों है, इसको मल्टीप्लाई कर दो ना सिंपली। इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे। हाँ डिनोमिनेटर में देखो ना, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा, आर का स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू 2 पाई माइनस अल्फा डिवाइड बाई 4 पाई का स्क्वायर डिवाइड बाई, इसको करो तो इसको डिवाइड करो तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 पाई। तो सिंपल हो जाएगा आंसर इसका आर अल्फा प्लस 2 पाई माइनस अल्फा इंटू आर। ठीक है, एक ये से ये कट जाएगा तो सिंपली यहाँ पे क्या बचेगा, 2 पाई। इसको सॉल्व करो तो ऊपर हो जाएगा आर स्क्वायर अल्फा 2 पाई माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2 पाई अपॉन कैपिटल आर अल्फा प्लस 2 पाई आर माइनस आर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू आर अपॉन 1। सॉल्व कर दो इसको फर्दर। नहीं मैच कर रहा तुम लोग आंसर, तुम्हारा नहीं आया, आ गया ना, तुम अभी फंसे रह गए। अल्फा आर में फंस गया ये, सिंपल मैथ है। मतलब मैं एक, अगर मैं यही ऐसा लिख देता कि पूरा लेंथ 10 मीटर है, ये एंगल 30 है, तो तुम आराम से कर देते। बट मैं अगर अल्फा लिख दिया तो तुम कंफ्यूज कर गए। चलो इसको प्रैक्टिस करना, अगला हेडिंग डालो, लिखो पावर। ये जितने भी अभी मैं सर्किट सॉल्व किया हूं, कल वापस से इससे भी कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करेंगे, बट अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी तक जैसे कि मान लो कि तुमने नोटिस किया कि एक एक बैटरी में लगाता हूँ, पूरे सर्किट में कितने बैटरी लगाया हूं मैं, एक। कहीं पे भी 2 बैटरी लगाया हूं, नेक्स्ट लेक्चर में 2 बैटरी 3 बैटरी सब लगेगा, फिर उसमें तुम नहीं सॉल्व कर पाओगे। जैसे मान लो ऐसा कुछ सर्किट है, नहीं, तब तुमको कल वाले लेक्चर में समझ में आएगा कि बैटरी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्या होता है। ये देखो मल्टीपल बैटरी है इसमें, तो इसमें एक साथ क्या होगा ना कि एक बैटरी एक बार करंट देगा, एक बैटरी एक बार करंट लेगा, तो जो देगा वो डिस्चार्जिंग मोड में है, जो लेगा वो चार्जिंग मोड में है। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम पेशेंस रखो, कल मजा आने वाला है। चलो इसको पहले देखो, पावर को किससे डिनोट करते हैं, पी। ठीक है, कोई भी एक रजिस्टर मान लो जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर, और उसके अक्रॉस पोटेंशियल है वी, और मान लो उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। मैं देखो डेरिवेशन से कुछ कुछ नहीं जा रहा हूं, हमको सिंपल फिलहाल इसको सॉल्व करने सीखना है। ठीक है, तो इस पूरे रजिस्टर में एक पावर डेवलप होगा जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं, आई स्क्वायर आर, या फिर वी आई, या फिर वी स्क्वायर बाई आर। कहां से आया कैसा है सब भूल जाओ, ऐसा डिराइव करवा सकता हूं, बट तुम इसको डायरेक्ट लिख लो। बिल्कुल, देखो बहुत आसान है कि वर्क पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हम लोग क्या लिखते थे, याद है कुछ, डेल्टा वी। हाँ देखो डेल्टा वी बराबर क्या लिखते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज। चलो डेल्टा वी को सिंपली मैं थोड़ा देर के लिए वी लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो एक बात बताओ, वर्क डन को क्या लिख देंगे, क्यू इंटू वी। समझ में आया। पावर का डेफिनेशन होता है तुम्हारा वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब बताओ वर्क डन को क्या लिख दूंगा, क्यू इंटू वी, पर यूनिट टाइम टी। अब बताओ मुझे क्यू अपॉन टी क्या होता है, आई। तो सिंपली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी आई, वही तो लिखा हूं मैं। एक वी आई आ गया, बाकी सबको ओम्स लॉ से बदलते जाओ। एक बार वी को हटा दो तो आई आर लाओगे तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। एक बार आई को हटा दो वी और आर में लाओगे तो वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो 3 डिफरेंट फॉर्मूला हो गए, समझ में आया। बट अभी इसका कुछ खास जरूरत है नहीं, इसको मत लिखो, तुम एप्लीकेशन सीखो। ठीक है,
अब देखो मैं इसको यूज करना सिखा रहा हूं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तुमको करना क्या है, तुम जैसे पावर का मैंने टोटल 3 फॉर्मूला बताया तुमको। P बराबर वी आई, या फिर I² R T, या फिर V² बाई R। ये तीनों पढ़ाया मैं, सॉरी टी लिख दिया मैं, एनर्जी लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। क्लियर है यहाँ पे, I² R या फिर V²/R। ठीक है, चाहे तो तुम ये यूज कर सकते हो, चाहे तो ये यूज कर सकते हो, चाहे तो कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि तुम किसको कब यूज करोगे, कोई भी यूज कर सकते हो। बट कंडीशन क्या रखना है तुमको, कि अगर मान लो कि एक सर्किट ऐसा बना हुआ है, यह है R1, यह है R2, यह है R3, यह है तुम्हारा R4। मान लो कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स सर्किट बना दिया। ठीक है, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4, कुछ और भी जोड़ दिया, R5 R6 सब जोड़ दिया। मैं तुमको बोलता हूं कि फाइंड द पावर ऑफ R3। किसका निकालना पावर, R3। तुम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये यूज कर लो, ये यूज कर लो, ये यूज कर लो, कोई तकलीफ नहीं है। अगर मान लो कि मैं R3 का पावर निकाल रहा हूं, तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूं तो पोटेंशियल किसका लूंगा, R3 का। बस इतना दिमाग में रखना है। करंट किस में लूंगा, R3 में। यहां पे कितना करंट जा रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मान लो कि यहां पे 10 एम्पेयर करंट जा रहा है, 10 में से 7 एम्पेयर इधर चला गया, 3 एम्पेयर इधर चला गया। क्लियर है, तो अगर मैं इसमें पावर निकालूंगा R3 में, मान लो कि R3 का पावर हो गया P3, पहला फॉर्मूला क्या है, V × I। तो जो पोटेंशियल लिखूंगा क्या बैटरी का लिखूंगा, नहीं, किसका पोटेंशियल लिखूंगा, R3 के अक्रॉस। करंट आई क्या 10 एम्पेयर लूंगा, नहीं कितना लूंगा, 7 एम्पेयर, कि R3 में कितना करंट जा रहा है। क्लियर है, अच्छा मान लो किसको ये यूज करना है, I²R, तो किसका कौन सा करंट लूंगा, 10 या 7, 10। R कौन सा लूंगा, जिसका निकालना है। मान लो कि ये फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, इसमें पोटेंशियल किसका लेंगे, R3 का, और आर भी किसका लेंगे, R3 का। अब तुमको ये डिसाइड करना है स्मार्टली कि इन तीनों में से यूज क्या करूं मैं। ये प्रॉब्लमेटिक है। जैसे मान लो कि एक सर्किट है, ऐसा समझना, सिंपल सा सर्किट जोड़ दिया ऐसा। क्लियर है, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। तुम बताओ मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे इसमें, ये पहला, दूसरा या तीसरा। देखो क्या किसी एक से आंसर आएगा या तीनों से आएगा, किससे आएगा, तीनों से आएगा। बट तुमको अगर समय बचाना है तो कौन सा यूज करोगे, I²R। क्योंकि देखो इस पूरे सर्किट को अगर तुम सॉल्व करोगे तो सबसे पहले क्या निकालोगे, करंट। तो करंट तो तुमको सब में पता है, और रेजिस्टेंस पता ही है, तो कौन सा फॉर्मूला जाओगे, ये वाला। कोई जरूरी नहीं है कि इससे नहीं निकलेगा, इससे भी निकलेगा। बट जब तुम इससे निकालोगे तो पहले पोटेंशियल अलग से निकालने पड़ेगा R1 में, उसके बाद इसको यूज करो। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, तो इस बात को ध्यान रखना। वापस से पहला क्वेश्चन में आ जाता है। चलो मैं एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बना देता हूं, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। ये मान लो 3 ओम का हो गया, ये हो गया 6 ओम, ये हो गया तुम्हारा 4 ओम, ये भी हो गया 10 ओम। इन सब को जोड़ दिया मैं, 10 10 5 8, 24 वोल्ट। समझ में आ गया। 3 बल्ब, सॉरी कितने बल्ब है, 4 बल्ब, 3 ओम वाला, 6 ओम वाला, 4 ओम वाला, और 10 ओम वाला। तुमको ये बताना है कि सबसे ज्यादा ग्लो कौन करेगा, कौन सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, जिसका सबसे ज्यादा पावर आ रहा है। तो तुमको सब में पावर निकालना है, और कुछ। क्वेश्चन है विच बल्ब विल ग्लो ब्राइट। सबसे पहले सर्किट को सिंप्लीफाई करो, बैटरी से कितना करंट जा रहा है वो देखो। बैटरी से करंट कितना जा रहा है,
3 भाई, तुमको डिवीजन भी नहीं आता है। अच्छा, ये 8/24 को 8 लिख दिया होगा। हाँ, बीमार हो गया ये। 3 एम्पियर होगा भाई। देखो, ये कितना हो जाएगा, 10, और ये 10। 10 और 10 किस में, पैरेलल में, कितना हो जाएगा, 5। ये 5 और 3 कितने में है, सीरीज में, कितना हो जाएगा, 8। तो आर इक्विवेलेंट आ गया 8, पोटेंशियल 24, तो करंट कितना, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर करंट बेसिकली निकल किससे रहा है, बैटरी से। क्लियर है। देखो सॉल्व करने का तरीका इधर देख लो। 3 एम्पियर करंट निकल गया, तो इसमें भी कितना करंट जाएगा, 3 एम्पियर। तो तुम ना सबसे पहले देखो कि इसमें पोटेंशियल गिरेगा कितना, कितना गिरेगा। इसमें ओम्स लॉ लगाओ 3 वाले में, तो V बराबर आई आर, कितना गिरेगा, 9 वोल्ट। समझ में आया ये बात। मैंने बोला ना कि तुमको ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए एक बार तुमको पूरे सर्किट में ओम्स लॉ लगाने पड़ेगा, और एक बार इंडिविजुअल लगाने पड़ेगा। पूरे सर्किट में ओम्स लॉ लगा के क्या निकाल लिया मैं, करंट। और इंडिविजुअल निकाल के यहाँ पे कितना पोटेंशियल गिर गया, 9। इधर देखो, अगर 9 यहां गिर गया, बैटरी में कितना पोटेंशियल था टोटल, 24 में से 9 ले लिया, बचा कितना, कितना बचा बताओ। 24 में से 9 नहीं माइनस कर पा रहे हो तुम लोग, 15 बचा ना, 15 वोल्ट। इसका मतलब कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, 15 वोल्ट। कितना है, 15। अब एक बात बताओ, तुम लोग इसको ना कॉम्प्लेक्स तरीके से सॉल्व करोगे, इसलिए मैं बता रहा हूं, इधर देखो एक बार। यहां पे 9 वोल्ट हो गया ना, तो इन दोनों इन के बाद पोटेंशियल कितना बचेगा, 15। तो बताओ इस वाले रेजिस्टेंस में भी कितना पोटेंशियल, 15। तो अगर इसमें पोटेंशियल 15, रेजिस्टेंस 10, तो करंट कितना, 15/10। अरे V/R कितना हो जाएगा, 3/2। अब समझाओ, इसमें करंट 3, इसमें करंट 3/2, तो इसमें करंट कितना, 3 - 3/2। भाई 3 आया, 3 में से 3/2 इधर चला गया, तो ऊपर कितना जाएगा, 3 - 3/2, कितना जाएगा, 3/2 ही आएगा ना मेरे हिसाब से, 3/2 ही जाएगा। और कॉमन से बात है, 3/2 कैसे जाएगा, कॉमन सेंस लगाते कि भाई इन दोनों को जोड़ने पे 10 आया, ये भी 10 है, तो यहाँ पे जो भी करंट आएगा इक्वली बढ़ जाएगा, क्योंकि रजिस्टर क्या है, इक्वल। अगर 3/2 इधर गया तो इधर भी कितना आएगा, 3/2। अब तुम इसमें पावर निकालो, P बराबर क्या हो जाएगा, क्या कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, I²R। तो ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर इंटू आर। इसमें भी, अच्छा एक बात तो समझ में आ रहा है कि इन चारों में, इन तीनों में, पहले इन तीनों में देखो, इन तीनों में कंपेयर कर सकते हो, जिसका आर ज्यादा उसका पावर ज्यादा। क्लियर है ना, क्योंकि आई तो तीनों में क्या है, सब में सेम। इन सब में, इन तीनों में सबसे ज्यादा ग्लो कौन करेगा, 10 ओम वाला। इसका पावर निकालो थोड़ा देर के लिए, क्या हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर इंटू 10, तो ये जाएगा 9/4 इंटू 10। तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 45, मतलब 22.5 वॉट। यही आ रहा है ना। अब इसका पावर कंपेयर कर लो, I²R, तो 3 का स्क्वायर इंटू 3, 27। सबसे ज्यादा कौन ग्लो करेगा, 3। क्लियर है, कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। चलो हमने देख लिया कि पावर बराबर होता है तुम्हारा VI, या फिर I²R, या फिर V²/R। अच्छा ये भी बताने की जरूरत है कि पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट। क्लियर है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। डिनोट किससे करते हैं, W से। किससे डिनोट करते हैं इसको, W से, जो कि होता क्या है, जूल पर सेकेंड। वॉट क्या होता है, जूल पर सेकेंड, 9th में पढ़ाया हूं तुम लोग को ये बहुत डिटेल में मैं। ठीक है, अब आ जाओ फर्दर एनर्जी पे। एनर्जी ई, एनर्जी बराबर होता है पावर इंटू टाइम। क्लियर है। तो अब बताओ पावर का फॉर्मूला क्या है, V/I, सब में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, T। तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला जाएगा, VI/T, I²R/T, या फिर V²/R इंटू टी। तीनों फॉर्मूला एनर्जी में भी यूज करेंगे। कोई कंफ्यूजन है यहां तक, तो मैं तुमसे पूछ दूंगा इसी वाली सर्किट में,
जो पहले लास्ट वाला सर्किट था, मैं बोल दूंगा बताओ 2 सेकेंड में 3 ओम वाले में कितना एनर्जी गया, बताओ 2 सेकेंड में। ये देखो, ये कितना था, 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम और 10 ओम, यही था ना। इसमें कितना करंट गया था, 3 एम्पियर। इसमें कितना करंट गया था, 3 एम्पियर। इसका पावर पी बराबर क्या हो जाएगा, I² R। कितना हो जाएगा, 27 वाट पावर आ गया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ उसमें वो कितना एनर्जी यूज करेगा 3 सेकंड में। 3 पूछा हो ना, 2। तो एनर्जी बराबर क्या होता है, पावर इंटू टाइम। तो एनर्जी आया 27 टाइम 2, तो कितना हो जाएगा, 54 जूल। क्योंकि एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। क्लियर है यहां तक, कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन। तुमसे ये पूछ सकता है कि 4 सेकंड में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन यूज करेगा, तो भाई जिसका पावर ज्यादा हो वो ज्यादा एनर्जी यूज करेगा, कहानी खत्म। सॉल्व क्यों करना है इसको, क्लियर है। ये जो एनर्जी है ना, ये जो तुम एनर्जी देख रहे हो, ये एनर्जी जाता है तुम्हारा हीट लॉस में। किसमें, हीट लॉस। आगे चलकर भी तुमको पढ़ाऊंगा मैं कि एक कैपेसिटर भी होता है, इंडक्टर भी होता है, 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं। अभी तक तुमने सिर्फ क्या पढ़ा है, रजिस्टर। 2 और आएंगे, कैपेसिटर और, हल्का हल्का टच दूंगा मैं उसका। तो इसमें एनर्जी लॉस होता है, उन दोनों में एनर्जी स्टोर होता है। अब बोलोगे सर ये कैसा होता है, जैसे मान लो तुम लोग फैन देखे हो, फैन में एक कैपेसिटर लगा रहता, सुने होगे। क्या होता है काम कैपेसिटर का, बताओगे कोई, कैपेसिटर का काम क्या होता है, क्या स्टोर करना। हाँ, एनर्जी स्टोर करना। क्यों जरूरत पड़ गई, जैसे देख लो, होता क्या है ना कि जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। तुमने कभी बल्ब में कैपेसिटर लगा हुआ दिखा है, कि तुमने एक बल्ब खरीद के लाया, उसमें एक अलग से कैपेसिटर लगा हुआ देखे हो क्या कभी, नहीं। नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, बहुत हाई छोड़ दो, नहीं होता है ना। बट फैन में, मोटर में, जितने भी हेवी इक्विपमेंट होते हैं ना, सब में इंडक्टर लगा, कैपेसिटर लगा होता है। होता क्या है ना कि तुमने को ये पढ़ाया था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो ज्यादा होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है। तुम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक बार मूव कराना है, तो जब तक वो मूव ना कर जाए, एक तुमको मैक्सिमम लिमिट तक बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे वो अपने लिमिटिंग फ्रिक्शन को पार कर गया, फिर उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा, और उसके बाद तुमको फोर्स कम लगाने पड़ेगा। तो सेम चीज फैन के साथ होता है, कि फैन के पास बहुत ज्यादा मास है ना, तो उसका इनर्शिया है, मास ज्यादा है। तो अब उसको उसको इनर्शिया को तोड़ने के लिए, अभी कौन सा फ्रिक्शन उसमें, एक तरह से स्टैटिक, तो उसको एक बार तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाने पड़ेगा। वो जैसे एक बार घूम गया, तो फिर कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा, काइनेटिक, तो फिर कम लगाने पड़ेगा। तो ऐसा थोड़े होगा कि तुम स्विच से फैन को ऑन किए तो शुरू में उसको लगेगा अच्छा इसको ज्यादा करंट चाहिए, लो ज्यादा ले जाओ, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वहां से तो कांस्टेंट आ रहा है ना। मान लो ऐसा समझो कि उसको, ये फैन हो गया, फैन को पहले शुरुआत में चलाने के लिए 10 एम्पेयर चाहिए, बट जैसे एक बार वो चलने लगा, एक बार शुरू हो गया, तो फिर उसको 5 एम्पेयर चाहिए। तो भाई सर्किट तो 5 ही दे रहा है ना, तो इसको 5 एम्पेयर और चाहिए, तो वो कहां से लेगा। वो थोड़ा ऐसा है कि उसको कॉल करेगा भाई कि तुम वोल्टेज बढ़ा दो, मैं फैन चालू कर रहा हूँ, ऐसा तो होगा नहीं। तो एक क्या करता है, फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक डिवाइस लगा देते हैं, ताकि कि बाकी के 5 एम्पेयर किससे ले ले, उस डिवाइस से। और वो डिवाइस ही क्या है, कैपेसिटर। बिल्कुल, पढ़ाऊंगा कैपेसिटर तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटर भी एक एलिमेंट है, तो फिर कैपेसिटर का भी सीरीज पैरेलल आएगा। कैपेसिटर ऐसे होता है, बैटरी नहीं है ये कैपेसिटर, तो ये दोनों कैपेसिटर किस में हो जाएगा, सीरीज में। अच्छा, खासियत क्या आता है कि जैसे सीरीज में रजिस्टर जुड़ता है ना, जैसे उसका उल्टा कैपेसिटर जुड़ता है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/C1 + 1/C2। और जब दो कैपेसिटर तुम पैरेलल में देखोगे, तो सीरीज कितना जोड़ दोगे, C1 + C2। तीसरा डिवाइस आएगा, इसको बोलते हैं इंडक्टर। जैसे तुम लोग रजिस्टर जब बनाते हो तो ऐसे बनाते हो, ऐसे बनाने से मना किया जाता है, क्योंकि ये इंडक्टर होता है। हाँ, इंडक्टर रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, वो भी हम पढ़ाएंगे। हाँ,
ये भी एनर्जी स्टोर करता है, ये भी एनर्जी स्टोर करता है। ये एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है? चार्ज। कौन सा चार्ज? रेस्ट चार्ज। ये एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है? मूविंग चार्ज। समझ में आया? तो दोनों एक करके पढ़ेंगे, फिलहाल रहने दो इसको। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता है, फिर चार्ज हो जाएगा। नहीं, जैसे कि एक बार, जैसे कि हाँ फैन चलने लगा, जैसे कि ऐसा मान लो कि फैन चलने लगा, ठीक है, तो वो कैपेसिटर से तो एनर्जी ले लिया, अब उसी कोई काम नहीं। कैपेसिटर का हाँ, फिर वो एनर्जी स्टोर करके से पड़ा रहेगा, जब तुम नेक्स्ट टाइम फैन चालू करोगे फिर वो यूज आएगा बस। नहीं, कैपेसिटर ऐसा होता है, अब इतना डिटेल में मत जाओ। जैसे कि मान लो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ना है होता है। अभी जैसे होता है कि जैसे तुमने कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, कैपेसिटर को तुम जैसे बैटरी से जोड़ दोगे तो तुरंत इसमें एक मैक्सिमम चार्ज आएगा। क्यू बराबर होता है CV। अब बोलोगे सी क्या होता है? सी कैपेसिटेंस होता है, जैसे रेजिस्टेंस R होता है। तो मैक्सिमम चार्ज ले लिया, हाँ भी वोल्ट है, ठीक है। अब जैसे तुम इसको किसी रजिस्टर से जोड़ दिए तो ये पूरा चार्ज उसको दे देगा जरूरत के हिसाब से, वो दे दिया, उसका कहानी खत्म। फिर से ये बैटरी से होकर चार्ज हो जाएगा, चार्ज होकर पड़ा रहेगा। फिर जब तुम उसको नेक्स्ट टाइम यूज करोगे तो फिर वही ऐसा करेगा। सेम चीज है जैसे मोटर वगैरह में क्या होता है कि मोटर का तो इनर्शिया और ज्यादा है, कि उसको समझ रहे हो, उसको पूरा उसको रोटेट करना है, तो फैन से भी ज्यादा इनर्शिया है, तो वो और ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा। तो उसमें और हेवी हम लगाएंगे कैपेसिटर या फिर इंडक्टर जो भी लगाएं। इसलिए देखो, उसमें होता क्या है ना कि मोटर में तुम कितना भी कैपेसिटर इंडक्टर लगा लो ना, फिर वो उसको पूरा नहीं कर पाता है। तो फिर क्या करता है कि वो पूरे घर का पोटेंशियल को खींचता है। इसलिए जब तुम मोटर को ऑन करोगे ना, थोड़ी देर के लिए तुरंत वोल्टेज डाउन होता है, फिर जैसे मोटर ऑन हो जाता है फिर वो नॉर्मल वोल्टेज हो जाता है। तो होता है ना घर पे, अगर तुमने स्विच ऑन किया तो तुरंत वोल्टेज का ड्रॉप होता है, फिर मोटर चल गया, नॉर्मल हो गया। अब देखो, फिर कैपेसिटेंस बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस C बराबर होता है तुम्हारा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, मतलब एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। बहुत कुछ होता है, ये सब तुमको भी इतना नहीं पढ़ना है। पहली बात, कभी हम कैपेसिटर पढ़ा नहीं रहे। तुम कैपेसिटर के बारे में जानते क्या हो कि तुम इतना डाउट पूछ रहे हो? कैप तुमको यही नहीं पता कैपेसिटेंस होता क्या है, कैपेसिटर बनता कैसे है? पर ये जान जाओ तुम ना, तुम किसी का प्रॉपर्टी जानते ही नहीं हो, तुम किसी का फंक्शन जानते ही नहीं, उसके बारे में बात कर रहे हो, तुमको पता ही नहीं कि वो कैसे रिएक्ट करता है। तुम रजिस्टर के बारे में जानते हो, तुमको पता है कि हाँ भाई कि दो रजिस्टर है, इसको कट कर दूंगा तो एक का रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा, एक का रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा। कैपेसिटर में ऐसा काम ही नहीं होता है, क्योंकि तुम कैपेसिटर को जानते ही नहीं हो। समझ में आ रहा है? तो जो जानते हो पहले उस पर फोकस करते हैं। एनर्जी पे पहले थोड़ा सा बात करते हैं। एनर्जी, एनर्जी ई बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? पावर इंटू टाइम। यही आया ना, पावर इंटू टाइम। अब देखो, जैसे कि हम लोग जो घर पे जो एनर्जी यूज करते हैं ना, या फिर जनरली जो भी, ऐसा तुम सोचो कि वो बहुत छोटा सा एनर्जी होता है। जैसे कि एनर्जी का यूनिट जूल हो गया, ठीक है। तो तुम जो घर पे या फिर डे टू डे लाइफ में अगर तुमने देखा होगा कि एक नॉर्मल सा भी फ्रूट वगैरह खाते हो तो उसमें लिखता है कि समथिंग किलो जूल एनर्जी होता है, फिर किलो कैलोरी एनर्जी होता है, समथिंग बताते हैं ना। जैसे कि मान लो कि तुम ऐसे घर पे एक बल्ब को तुम यूज कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि एक बल्ब को यूज करने के लिए तुमको 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी चाहिए। एक दिन या फिर एक महीना चला होगा, ऐसा कुछ मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ। तो बहुत बड़ा ये नहीं हो गया वैल्यू। तो हम क्या करते हैं कि एनर्जी का एक बड़ा सा यूनिट ढूंढते हैं, ठीक है, कि इसका एक बड़ा सा यूनिट देखते हैं क्या होगा। तो देखो, बड़ा सा यूनिट के लिए क्या क्या करेंगे तुम ध्यान से देखो। मान लो ऐसा समझो, इधर देखो, एनर्जी ई बराबर क्या है? P/T, है ना। पावर को हम लोग क्या लिखते हैं? पावर का यूनिट क्या होता है? जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये तो यूनिट ही है इसका। बट हमको एनर्जी का बड़ा यूनिट बनाना, तो टाइम का कौन सा यूनिट लूंगा, बड़ा या छोटा? और टाइम का बड़ा यूनिट क्या होता है? आवर। क्या होता है? आवर। आवर ही होता है ना। अब देखो, ऊपर में आवर है और नीचे में क्या है? सेकेंड। तो इस सेकेंड को किस में बदल दे? आवर में। तो एक बात करो, 3600 सेकेंड में कितना होता है? 1 आवर। तो बताओ 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 1/3600 आवर। यहाँ पे 1 ही सेकेंड है ना, तो इसको कन्वर्ट कर दो, का जाएगा जूल अपॉन 1 सेकेंड को क्या लिख दूंगा? 1/3600 आवर इंटू आवर। यही हो गया ना।
अच्छा, आवर से आवर कट गया, और ये 36 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36,000 जूल। अच्छा, एक और बड़ा यूनिट बनाना, अभी अभी ये बड़ा यूनिट नहीं हुआ है। तो अगर मैं इसको किलो में लिख दूं तो क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं और 1000 से क्या कर दूं, डिवाइड। समझ में आ रहा है? तो एक बात बताओ, जो भी यूनिट आएगा, अच्छा एक चीज मिस्टेक हो गया इसमें, रुक जा। एनर्जी ई बराबर क्या लिखूंगा, पी इंटू टी, ठीक है। टाइम का बड़ा यूनिट क्या होता है, आवर, क्या होता है, आवर, ठीक है। एक आवर में, अच्छा पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट, क्या होता है, वॉट। और टाइम का यूनिट क्या मैं ले लिया, आवर। अगर इसका और बड़ा यूनिट बनाना है, एक और क्या ऐड कर देंगे यहाँ पे, किलो। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, जैसे कि मान लो कि 1000 जूल है, तो इसको क्या लिखते हैं, 1 किलो जूल। एक किलो लगाते हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है, किलो लगाते हैं कि नहीं एक। तो एक में अगर किलो लगा दूं, तो ये किलो वाट आवर भी किसका यूनिट होगा, एनर्जी का ही है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वापस से देखो, देखो एनर्जी ई बराबर क्या लिखा, पी इंटू टी। पावर को क्या लिख दूंगा, वॉट, ठीक है। और टाइम को क्या लिख दूंगा, आवर। और एक बड़ा यूनिट बनाने के लिए किलो लगा देता हूं, तो ये एनर्जी ही बराबर है ना किलो वाट आवर, इस किसका यूनिट हो गया, एनर्जी का। तो एनर्जी का एक और यूनिट क्या हो गया हमारे पास, किलो वाट आवर। समझ में आ रहा है? इस किलो वाट आवर का एक और नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट, क्या बोलते हैं, नाम ही है इसका यूनिट। जैसे तुम्हारे घर पे जो बिजली बिल आता है यूनिट में आता है, तो एक यूनिट बराबर कितना, 1 किलोवाट आवर। क्लियर है? जैसे मान लो तुम्हारे घर पे 200 यूनिट का बिजली बिल आया, 200 यूनिट का क्या मतलब हो गया, 200 किलो वाट आवर। अच्छा, एनर्जी का एक्चुअल यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट, जूल। इस किलो वाट आवर को किस में कन्वर्ट करना सीखना पड़ेगा मुझे, जूल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो किलो वाट आवर, किलो का क्या मतलब 1000, वाट का क्या मतलब जूल पर सेकेंड, और आवर को किस में कन्वर्ट करेंगे, 3600 में। समझ में आ रहा है ये बात? तो देखो इससे कट गया तो क्या बचा, जूल। 3 जीरो, और यहाँ पे कितना जगह, 36 पे 2, और 1 2 3 सेकंड, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर जो होगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। किसके बराबर, एक यूनिट के बराबर। समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि एक यूनिट में 1 किलोवाट आवर होता है, और किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अगर तुम घर पे 200 यूनिट बिजली यूज कर रहे हो, कितना यूज कर रहे हो, 200 यूनिट, तो 200 यूनिट का क्या मतलब हो जाएगा, 200 किलोवाट आवर, मतलब 200 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये कितना हो जाएगा, 72, 3.2 इंटू 10⁻8 जूल। अगर तुम्हारा बिजली बिल कुछ ऐसा बन गया, अगर तुमने इतना एनर्जी यूज किया, कितना गंदा लगेगा। तो इसलिए यूनिट किस में आता है, किलोवाट आवर में, और उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिट। हम इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे कि एक बल्ब है, इतना देर तक जल रहा है, फैन है उसका रेटिंग दिया हुआ इतना देर तक जल रहा है, तो टोटल कंजम्पशन कितना होगा, मतलब तुम अपने घर का बिजली बिल भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कितना एनर्जी, अभी टाइम है नहीं। बट तुमको इतना बात समझ में आना चाहिए कि एनर्जी का एक यूनिट तो क्या होता है, जूल, और दूसरा यूनिट क्या होता है, किलो वाट आवर। अच्छा, कैलोरी वगैरह भी होता है, वो भी हम पढ़ेंगे जब कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे। कैलोरीमेट्री हम लोग पढ़ेंगे कि एक जैसे कि पानी है, पानी में आइस डाल दिया मैं, तो पिघला ना वो आइस, तो आइस बदल गया पानी में, तो कुछ एनर्जी रिलीज होगा या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होगा, स्पेसिफिक हीट, हाँ स्पेसिफिक, हाँ फ्यूजन, लेटेंट हीट वगैरह पढ़े हो ना, सब फिजिक्स में आएगा वापस हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नहीं, फिजिक्स में बहुत इंटरेस्टिंग वे में आएगा, केमिस्ट्री वाला नहीं है, वो अलग है पूरा। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है ना कि कितना जूल एनर्जी जा रहा है, कैसे करना है हमको, ये कर लोगे। अच्छा, तो ये जो किलोवाट आवर है ना, इसको हम लोग नाम देते हैं, कौन सा यूनिट है ये, कॉमर्स, क्योंकि कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं ना हम लोग इसको, तो इसलिए कॉमर्शियल यूनिट ऑफ, अगर कोई एनर्जी तुमसे पूछे तो क्या बोलोगे, किलोवाट आवर या फिर यूनिट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्लियर? आज यहीं तक छोड़ो फिर।
अच्छा, तुम लोग को सीट मिल गया था ना, भेज दिया था मैं ग्रुप में। नोट्स वाला भी था और